सन 2009 से 2013 तक नासा के केपलर स्पेस टेलीस्कोप ने इस यूनिवर्स के उन हजारों तारों को स्टडी किया जिनकी रोशनी में किसी प्लेनेट या दूसरी सेलेस्टियल बॉडीज की वजह से बदलाव हो रहे थे। उसी समय सन 2015 के दौरान एक एस्ट्रोनॉमर टेबेथा बोयाजिन और उनकी टीम ने इस डेटा से एक तारे को नोटिस किया। वो तारा भी पहले इस इनफाइनाइट यूनिवर्स में तैरते दूसरे तारों की तरह ही लग रहा था। एस्ट्रोनॉमर्स ने उसे नाम दिया KIC 8462852, जिसे दुनिया टैबीज स्टार के नाम से जानती है। शुरुआत में तो ये तारा कुछ खास नहीं लगा, लेकिन फिर अचानक 1470 लाइट ईयर्स दूर सिग्नस कॉन्स्टलेशन में मौजूद ये तारा एकदम से ब्लिंक हुआ। पहले तो इसकी रोशनी कम हुई और फिर बढ़ गई। ये कोई ग्रेजुअल और स्टेडी डिमिंग नहीं थी जो इसको ऑर्बिट कर रहे किसी प्लेनेट की वजह से हुई हो। बिल्कुल नहीं, ये एकदम अलग थी। इसकी ब्राइटनेस में प्रॉपर शार्प डिप्स आ रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो कोई मैसिव और इर्रेगुलर ऑब्जेक्ट इसके सामने से गुजर रही हो। क्या वो कोई प्लेनेट हो सकता था? बिल्कुल नहीं। प्लैनेट्स किसी भी स्टार के कंपैरिजन में काफी छोटे होते हैं। वो स्टार से आ रही लाइट को 1% या फिर उससे भी कम रोक पाते हैं। लेकिन जो डिमिंग साइंटिस्ट देख रहे थे वो 22 से 25% तक थी। तो क्या वो कोई डस्ट क्लाउड था? शायद नहीं, क्योंकि डस्ट क्लाउड्स इतने डेंस नहीं होते। तो आखिर वो क्या था जिसने उस तारे से आ रही इतनी लाइट को ब्लॉक कर दिया, लेकिन फिर भी पीछे कोई ट्रेस नहीं छोड़ा? जल्दी साइंटिफिक कम्युनिटी में इस पर कई थियरीज सामने आने लगी। हर एक थियरी पिछली थियरी से ज्यादा चौंकाने वाली होती, लेकिन फिर एक विचार सामने रखा गया जिसकी संभावना से कोई इनकार नहीं कर पाया। एक डायसन स्फीयर। क्या पता वो तारा एक बहुत बड़े स्ट्रक्चर से घिरा हुआ हो, एक ऐसा मेगा स्ट्रक्चर जो किसी एडवांस एलियन सिविलाइजेशन ने उस तारे की एनर्जी को हार्वेस्ट करने के लिए बनाया हो। एक बहुत बड़ा डायसन स्फीयर। जैसे जैसे दुनिया भर के लोग इस घटना पर अपने विचार रख रहे थे, उन्हें ये महसूस होने लगा था कि वो यहाँ पर सिर्फ एक तारे को स्टडी नहीं कर रहे, बल्कि वो हमें मिले एक ऐसे सबूत को स्टडी कर रहे हैं जो ये बता रहा था कि ना तो हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं और ना ही अंतरिक्ष में एक बड़ा स्ट्रक्चर बनाने वाले हम पहले हैं। कोई तो है जो इस ब्रह्मांड के नियमों से खेलना बहुत पहले सीख चुका है। आज की इस वीडियो में हम एलियन मेगा स्ट्रक्चर्स की एक ऐसी ही दुनिया की सैर करेंगे और देखेंगे कि क्या वाकई इस ब्रह्मांड में कुछ ऐसी सभ्यताएं भी हैं जो अपनी मर्जी से कुछ भी बना सकती हैं। आखिर उनके द्वारा बनाए गए मेगा स्ट्रक्चर्स कैसे दिखते हैं? क्या हम उन्हें धरती से डिटेक्ट कर सकते हैं? और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर हमने कुछ ऐसा खोज भी लिया तो इससे ब्रह्मांड में हमारे स्थान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या वो हमसे नाराज हो जाएंगे? आइए जानते हैं। व्हाट आर एलियन मेगा स्ट्रक्चर्स? जरा सोच कर देखिए कि इस ब्रह्मांड में एक ऐसी भी सभ्यता एग्जिस्ट करती होगी जिसकी एनर्जी नीड्स इतनी ज्यादा बढ़ गई होंगी कि उनका खुद का ग्रह भी उनकी एनर्जी नीड्स को पूरा नहीं कर पा रहा होगा। इसलिए अपने भविष्य और अपनी टेक्नोलॉजी को बचाए रखने के लिए उस सभ्यता ने सीधे अपने तारे से ही एनर्जी लेना शुरू कर दिया होगा, जो कि कॉस्मिक एनर्जी का अल्टीमेट सोर्स होते हैं। और यहीं से एलियन मेगा स्ट्रक्चर्स का कॉन्सेप्ट हमारे सामने आ जाता है। ऐसे कोलोसल स्ट्रक्चर्स जिन्हें स्टेलर एनर्जी को हार्नेस करने के लिए अनइमेजिनेबल स्केल पर डिजाइन किया जाता है। ऐसे एलियन मेगा स्ट्रक्चर्स का सबसे आइकॉनिक एग्जाम्पल तो डायसन स्फीयर ही है, जो कि सन 1960 में फिजिसिस्ट फ्रीमैन डायसन द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। डायसन स्फीयर की कल्पना आप एक बहुत बड़े शेल के रूप में कर सकते हैं, या फिर एक बहुत बड़ी घूमती हुई रिंग, या फिर सैटेलाइट्स का एक बहुत बड़ा सा झुंड जो इस तारे को ऑर्बिट कर रहा है, सिर्फ उस तारे से निकलने वाली सारी एनर्जी को कैप्चर करने के लिए। इन स्ट्रक्चर्स के स्केल को हम धरती पर मौजूद किसी भी स्ट्रक्चर से कंपेयर ही नहीं कर सकते। ये करोड़ों मील के दायरे में फैले ऐसे पावर हाउस हैं जो धरती पर मौजूद सारे पावर प्लांट से अरबों गुना ज्यादा एनर्जी हार्वेस्ट करते हैं। लेकिन डायसन स्फीयर तो सिर्फ एक शुरुआत है। किसी स्टार के अराउंड घूम रही एक जायंट रिंग का कॉन्सेप्ट इससे भी ज्यादा फैसिनेटिंग है। वैज्ञानिक इसे नाइवेन रिंग कहते हैं। ये अपनी आर्टिफिशियल ग्रेविटी से रिंग के इनर सरफेस पर एक हैबिटेबल इकोसिस्टम जनरेट कर सकती है।
इस रिंग में लैंडस्केप इतना ज्यादा होगा कि यहाँ पूरी की पूरी सिविलाइजेशन सस्टेन कर सकती है। यहाँ इस रिंग पर सब कुछ अपने हिसाब से मैनेज किया जा सकता है। एडवांस एलियन सिविलाइजेशंस ऐसे स्ट्रक्चर्स का निर्माण इसलिए करते होंगे ताकि उन्हें स्टार्स और हैबिटेबल प्लैनेट्स के हैबिटेबल जोन में होने जैसे रेयर कॉम्बिनेशंस को खोजने की जरूरत ही न पड़े। वो जिस तारे को चाहें अपना घर बना सकते हैं। हालांकि इससे भी परे बहुत ही अजीब चीजें भी एग्जिस्ट करती हैं। कुछ ऐसे मेगा स्ट्रक्चर्स जो कि पूरे के पूरे सोलर सिस्टम को ही एक कंप्यूटिंग नेटवर्क में बदल सकते हैं, जिससे कि वो पावर के लिए आर्टिफिशियल ब्लैक होल्स तक क्रिएट कर पाएं और स्पेस टाइम के हर एक फैब्रिक को अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर पाएं। हालांकि सुनने में ये आइडियाज काफी फैसिनेटिंग लगते हैं, जो हमारी थियोरेटिकल फिजिक्स के हिसाब से तो सही हैं, लेकिन ये हमारी टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस और हमारी कल्पनाओं से कहीं ज्यादा आगे हैं। कार्डाशेव स्केल के हिसाब से देखा जाए तो ये बड़े मेगा स्ट्रक्चर्स पॉसिबल लगते हैं, क्योंकि हर टाइप की सिविलाइजेशन अपनी एनर्जी नीड्स के लिए बिल्कुल हमारी ही तरह डिफरेंट टाइप ऑफ मेगा स्ट्रक्चर्स का निर्माण जरूर करेगी। जैसे कि टाइप 1 सिविलाइजेशन बिल्कुल हमारी तरह एनर्जी नीड्स के लिए ग्रह पर मौजूद संसाधनों का ही उपयोग कर पाएगी। टाइप 2 सिविलाइजेशन जिसकी एनर्जी नीड्स टाइप 1 से कहीं ज्यादा होंगी, वो तारे से आने वाली सारी एनर्जी आउटपुट को हार्नेस कर पाएगी। और फिर टाइप 3 क्या करेगी? वो सभ्यता अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए गैलेक्टिक स्केल पर एनर्जी कंट्रोल करना सीख चुकी होगी। उसने पूरे सिस्टम को अपनी जरूरत के हिसाब से ढाल लिया होगा। लेकिन ऐसी संभावनाएं कई बड़े सवाल खड़े करती हैं कि अगर सच में इस ब्रह्मांड में ऐसी एलियन सभ्यताएं एग्जिस्ट करती हैं, तो वो टेक्नोलॉजी के मामले में हमसे करोड़ों अरबों साल आगे होंगी। और इतने लंबे समय में उन सभ्यताओं ने इतना विकास कर लिया होगा, वो इतने एडवांस हो चुके होंगे कि उनका विज्ञान हमारे लिए किसी जादू या चमत्कार से कम नहीं होगा। उनके लिए तारे कोई खगोलीय पिंड नहीं होंगे, बल्कि वो इन्हें ईंधन या टूल के रूप में देखते होंगे। इतना सब सोचने के बाद वैज्ञानिकों को नहीं लगता कि ये मेगा स्ट्रक्चर्स सिर्फ हमारे दिमाग की उपज हैं या फिर ये महज थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हैं। उन्हें ये यकीन हो चुका है कि ऐसे मेगा स्ट्रक्चर्स हमारे इस यूनिवर्स में जरूर एग्जिस्ट करते होंगे। और यदि अगर ऐसा है तो हम इन भीमकाय निर्माणों को अभी तक डिटेक्ट क्यों नहीं कर पाए हैं? आखिर वो कौन से संकेत हैं जिनसे हम इन मेगा स्ट्रक्चर्स की एग्जिस्टेंस को कंफर्म कर सकते हैं? हाउ कुड वी डिटेक्ट देम? इस यूनिवर्स में ऐसे एलियन मेगा स्ट्रक्चर्स को खोजना अंधेरे में परछाइयों को खोजने जैसा ही है। मुश्किल जरूर है, लेकिन असंभव नहीं। अगर ऐसे बड़े स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट करते हैं, तो वो अपने पीछे कुछ हल्के लेकिन अचूक निशान इस ब्रह्मांड में जरूर बिखेर रहे होंगे। और हमारे टूल्स यानी कि हमारे एडवांस टेलीस्कोप्स अगर इन संकेतों को पकड़ लेते हैं, तो हम तारों के बिहेवियर को और भी गहराई से समझ पाएंगे। इन एलियन मेगा स्ट्रक्चर्स को खोजने का सबसे बड़ा और प्रॉमिसिंग मेथड इर्रेगुलर लाइट पैटर्न्स को खोजना हो सकता है। जब कोई ग्रह अपने तारे के सामने से गुजरता है, तो उस तारे से आ रही रोशनी एक निश्चित समय के बाद डिम होती है। इस फिनोमिनन को हम ट्रांजिट कहते हैं। लेकिन एक बड़ा एलियन मेगा स्ट्रक्चर तारे से आ रही लाइट को इस तरह से ब्लॉक करता है जहां सारे प्लेनेटरी नियम्स धरे के धरे रह जाते हैं। ये तारे से आ रही लाइट को काफी ज्यादा अमाउंट में डिम करते हैं। ब्राइटनेस में एक शार्प डिक्लाइन आता है और हर बार अनइवन डिप्स देखने को मिलते हैं। यही वजह थी कि टैबी स्टार ने वैज्ञानिकों को पूरी तरह से हैरान कर दिया था। तारे की रोशनी में आ रही इन अजीब फ्लक्चुएशंस ने एस्ट्रोनॉमर्स को लगभग कन्विंस ही कर दिया था कि इस तारे के अराउंड किसी एलियन सिविलाइजेशन ने कोई मेगा स्ट्रक्चर बना रखा है। इन मेगा स्ट्रक्चर्स को डिटेक्ट करने का दूसरा तरीका हो सकता है वेस्ट हीट का पता लगाना। जैसे धरती पर हमारे पावर प्लांट्स हीट को एज अ बाय प्रोडक्ट रेडिएट कर देते हैं, तो बड़े बड़े मेगा स्ट्रक्चर्स जो तारों की ऊर्जा को सोख रहे होंगे, ये पॉसिबल है कि वो इंफ्रारेड लाइट को एमिट कर रहे होंगे। और यही वजह है कि एस्ट्रोनॉमर्स इंफ्रारेड टेलीस्कोप्स का इस्तेमाल करके आसमान के कोनों कोनों को खंगाल रहे हैं, ताकि कहीं से किसी ऐसे तारे का संकेत मिल जाए जिसकी चमक एकदम कुदरती ना हो। हालांकि अभी तक इस दिशा में हमें कोई ठोस सफलता हाथ नहीं लगी है। इसके बाद कुछ ग्रेविटेशनल एनोमलीज भी हैं। मैसिव स्ट्रक्चर्स जैसे कि डायसन स्फीयर और नाइवन रिंग्स अपने आसपास की सेलेस्टियल बॉडीज की मूवमेंट्स तक को डिस्टॉर्ट कर सकते हैं।
इनकी ताकतवर ग्रेविटी से प्लैनेट्स और यहाँ तक कि कई मून्स के ऑर्बिट्स तक बदल जाएंगे और बहुत अजीब बिहेव करने लगेंगे। इन सभी चीजों को केयरफुली स्टडी करके हम इन एलियन मेगास्ट्रक्चर्स की एग्जिस्टेंस को कंफर्म कर सकते हैं। कभी कभी हमें कुछ ऐसे तारे भी मिलते हैं जो अस्तित्व में नहीं होने चाहिए। सन 2019 में वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसा ही देखा, एक ब्लैक होल स्टार सिस्टम जो हमारे मौजूदा स्टेलर मॉडल्स के साथ अलाइन नहीं कर रहा था। हालांकि ये सिस्टम कोई मेगास्ट्रक्चर नहीं था, बल्कि ये सिस्टम दर्शाता है कि कुछ ऐसे अजीब ऑब्जर्वेशंस हमें ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज तक का रास्ता दिखा सकते हैं। पर अभी भी एक अनसुलझी पहेली हमें कुछ संकेत दे रही है। द वाव सिग्नल सन 1977 में डिटेक्ट किया गया एक रहस्यमयी रेडियो सिग्नल जिसे बाद में फिर कभी नहीं सुना गया। हालांकि ये कंफर्म नहीं है, लेकिन कई वैज्ञानिक ये संभावना जाहिर करते हैं कि ये सिग्नल किसी एडवांस सिविलाइजेशन ने भेजा होगा। तो क्या ये मेगा स्ट्रक्चर्स किसी दूसरे काम के लिए भी बनाए गए होंगे, एक ट्रांसमीटर की तरह जो स्पेस में हर तरफ अपने अस्तित्व के होने के सबूत दे रहे हों? क्या पता वो डेस्परेट बैठे हों इस इंतजार में कि कब कोई उन्हें रिप्लाई करे और वो उसका शिकार। हमने अभी यूनिवर्स को एक्सप्लोर करना शुरू ही किया है, इसीलिए हमारे पास अभी सिर्फ कुछ ही तरीके हैं इन मेगा स्ट्रक्चर्स का पता लगाने के लिए। आज हमें जो अनडिटेक्टेबल लग रहा है, जैसे जैसे हम तकनीकी विकास करते जाएंगे, ये रहस्यमयी चीजें हमारे सामने उजागर होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन क्या होगा अगर हमने वाकई किसी एलियन मेगा स्ट्रक्चर को खोज लिया? हमारे लिए इसके मायने क्या होंगे? क्या हमें अपनी इस खोज को सेलिब्रेट करना चाहिए या फिर डरना ही एकमात्र विकल्प रहेगा? इम्प्लीकेशंस ऑफ डिस्कवरिंग एलियन मेगा स्ट्रक्चर्स। एलियन मेगा स्ट्रक्चर की खोज अगर हम इंसान कर लेते हैं तो बेशक ये इंसानी इतिहास के सबसे बड़े और यादगार पलों में से एक होगा, और तब शायद ये हमारे ब्रह्मांड को देखने के नजरिए को ही बदल दे, हमें मजबूर कर दे हमारे ही अस्तित्व पर सवाल खड़े करने पर, हमारे नेचर ऑफ इंटेलिजेंस और सिविलाइजेशन के फ्यूचर के बारे में हमारे विचार पूरी तरह से बदल जाएंगे। लेकिन इसके पीछे छिपे परिणाम कहीं ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। सबसे पहले तो एलियन मेगा स्ट्रक्चर की डिस्कवरी हमारे लिए एक एग्जिस्टेंशियल शॉक होगा, क्योंकि सदियों से हम मानव परग्रही जीवन की संभावनाओं पर कल्पना करते आए हैं। लेकिन एक मेगा स्ट्रक्चर मिलना एक ऐसा सबूत हो जाएगा जिसे हम चाहकर भी इग्नोर नहीं कर पाएंगे। हमें न सिर्फ ये पता चलेगा कि इस ब्रह्मांड में हम अकेले नहीं हैं, बल्कि ये एहसास भी हो जाएगा कि ऐसी सभ्यताएं भी इस यूनिवर्स में मौजूद हैं जो हमारी समझ से परे की उपलब्धियां हासिल कर चुकी हैं। साथ ही ये भी कंफर्म हो जाएगा कि टेक्नोलॉजी की लिमिट्स हमारी कल्पनाओं से कहीं आगे है और कुछ सभ्यताएं वहां बहुत पहले पहुंच चुकी हैं। ये भी हो सकता है कि ये खोज एक साइंटिफिक रेवोल्यूशन शुरू कर दे। ये मेगा स्ट्रक्चर्स ही हमारे लिए अपने आप में एक खजाना होंगे जिससे हम काफी कुछ सीख पाएंगे, जैसे कि ये किस मटेरियल से बने हैं, इन मेगा स्ट्रक्चर्स में आर्टिफिशियल ग्रेविटी कैसे जनरेट की गई होगी, क्या हम इनकी टेक्नोलॉजी को रिवर्स इंजीनियरिंग कर पाएंगे? यही सवाल सदियों तक नहीं तो दशकों तक हमारी रिसर्च का हिस्सा बने रहेंगे, जिससे संभावना है कि नई नई खोजें भी सामने आएंगी और हमारी मानवता को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगी। लेकिन इनके सारे परिणाम ही पॉजिटिव नहीं होंगे। अगर इतनी एडवांस सभ्यताएं एग्जिस्ट करती हैं तो संभावनाएं कई हैं और सवाल भी कई हैं। क्या हो अगर वो सामने आना ही न चाहते हो? सबसे डरावना ख्याल तो ये है कि अगर हमने उनके मेगा स्ट्रक्चर को खोज लिया है तो इसका मतलब यह है कि वो हमारे बारे में बहुत पहले से जानते होंगे। क्या वो हमें इग्नोर कर रहे होंगे या फिर हमें एक पोटेंशियल थ्रेट के रूप में देख रहे होंगे? द फर्मी पैराडॉक्स जो हमारे सामने ये सवाल रखता है कि हमें अभी तक कोई इंटेलिजेंट एलियन सभ्यता क्यों नहीं मिली, जबकि यूनिवर्स में उनके होने की संभावना कहीं ज्यादा है। ये मेगा स्ट्रक्चर्स हमें जवाब दे सकते हैं। या तो उन्होंने खुद को ही अपनी ही टेक्नोलॉजी से तबाह कर लिया होगा, या फिर उन्हें दूसरी ज्यादा ताकतवर सभ्यताओं ने खत्म कर दिया होगा, और या फिर वो एक सर्टेन लेवल पर पहुंच गए होंगे। ये खोज हमारी मानव सभ्यता को या तो यूनाइट कर देगी और या फिर डिवाइड कर सकती है। कुछ लोगों के लिए ये खोज एक इंस्पिरेशन होगी कि किसी न किसी दिन हम भी इतने एडवांस बन जाएंगे। वहीं कुछ लोगों के लिए
ये डर का सबसे बड़ा कारण बन जाएगी। और हो सकता है कि यही डिवीजन हमारे उनको भेजे जाने वाले संदेशों को भी प्रभावित करे। इसके अलावा इस खोज और इन मेगा स्ट्रक्चर्स के पीछे एक विज्ञान छिपा है। अगर ये मेगा स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट करती हैं, तो इनसे उन सभ्यताओं का पर्पस पता चलता है। टेक्नोलॉजी और आसपास के स्पेस को लेकर उनके विजन की भी एक झलक मिल सकती है। अब जैसे जैसे मानव सभ्यता इस पहेली को सुलझाएगी, हमारे सामने से भी काफी चीजें क्लियर होने लग जाएंगी। हमारा ब्रह्मांड उतना भी शांत नहीं है जितना ये हमें महसूस होता है, बल्कि इस ब्रह्मांड में ऐसे कई सबूत भरे पड़े हैं जो खुद को देखे जाने और सुने जाने का इंतजार कर रहे हैं। हमारे इस यूनिवर्स में कुछ ऐसी रहस्यमयी ताकतें छिपी हुई हैं जो बहुत ही मैसिव हैं। वो पावरफुल ऑब्जेक्ट्स कोई लाइट एमिट नहीं करती, लेकिन फिर भी उनका इन्फ्लुएंस इतना रहता है कि उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि वो रहस्यमयी ऑब्जेक्ट्स इस पूरे कॉस्मोस में फैली हुई हैं? आपकी हैरानी तब और भी ज्यादा बढ़ जाएगी जब मैं आपसे कहूंगा कि वो ऑब्जेक्ट कोई ब्लैक होल नहीं है, बल्कि कुछ ऐसे तारे हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते। जी हाँ, तारे। वो इतने बड़े हैं कि वो अपने आसपास के स्पेस तक को मोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी हमें नॉर्मल आईज या किसी कन्वेंशनल इंस्ट्रूमेंट से देखने पर वो दिखाई नहीं देते। ये ख्याल वाकई डराने वाला है। हमने तारों को मैप करते हुए सदियां बिता दी और हमेशा से हम यही सोचते आए कि जो हमें दिख रहा है इस ब्रह्मांड में सिर्फ वही एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन क्या हो अगर ये सच्चाई ना हो? इस ब्रह्मांड में बहुत ही बड़े तारे छिपे पड़े हों, इतने बड़े कि वो स्पेस और टाइम को मरोड़ कर रख दें, लेकिन उनकी ये ताकत इस यूनिवर्स की एक सुपर इंटेलिजेंट रेस के बनाए एक मेगा स्ट्रक्चर के आगे छोटी पड़ गई हो और वो सभ्यता इनसे निकलने वाली सारी एनर्जी को चूस रही हो। वो रहस्यमयी तारे कुछ और नहीं बल्कि हाइपोथेटिकल डायसन स्फीयर के अंदर छिपे हुए तारे हैं, और इससे जुड़ी थियरीज वाकई आपको डरा कर रख देंगी। आज हम इन रहस्यों की गहराई में जाने वाले हैं। हम उन थियरीज को एक्सप्लोर करेंगे जो ये कहती हैं कि किसी सभ्यता ने बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी से तारों को कैद कर लिया है, उस भयावह सिविलाइजेशन से लेकर उन रहस्यमयी तारों तक जो देखते ही देखते गायब हो गए। ये सफर आपको हैरान कर देगा। तो चलिए कॉस्मोस के एक लंबे सफर पर निकलते हैं। उन रहस्यमयी छिपे हुए तारों और डायसन स्फीयर की खोज में आइए देखते हैं इस अनंत ब्रह्मांड में क्या क्या रहस्य छिपे हुए हैं। द मिस्ट्री ऑफ इनविजिबल स्टार्स। तारों के बारे में हमारी धारणा ये है कि तारे लगातार रेडिएशन एमिट करते रहते हैं, लाइट से चमचमाते तारे जिन्हें हम अपनी गैलेक्सी में कहीं भी डिटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ तक कि अब हमारे टेलीस्कोप्स इतने सक्षम हो गए हैं कि सैकड़ों लाइट ईयर्स और लाखों लाइट ईयर्स दूर के तारे भी अब हमें अपने ग्लो की वजह से दिखने लगे हैं, फिर चाहे वो कितने भी डिम क्यों न हो। लेकिन क्या हो अगर एक तारा हमारी नजरों के सामने होते हुए भी पूरी तरह से अदृश्य हो? कुछ वैज्ञानिक ये बिलीव करते हैं कि इस ब्रह्मांड में ऐसे बहुत से तारे हैं जो एकदम डार्क, ठंडे और किसी बहुत बड़ी ताकत की कैद में हैं, जिसे हम अभी तक ना तो देख पाए हैं और ना ही समझ पाए हैं। अदृश्य तारे यानी कि इनविजिबल स्टार्स को कई बार डार्क स्टार्स भी कहा जाता है। ये हाइपोथेटिकल ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्ट तो करती हैं, लेकिन कभी डिटेक्ट नहीं हो पाती। वो ऑब्जेक्ट्स हमारे रेगुलर तारों के जैसे लाइट एमिट नहीं करते, जिससे कि उन्हें हमारे कन्वेंशनल टेलीस्कोप से देख पाना इम्पॉसिबल हो जाता है। कुछ थियरीज ये कहती हैं कि असल में वो तारे ही होते हैं, लेकिन वो डार्क मैटर के एक डेंस क्लाउड से घिरे रहते हैं जो कि उन्हें इनविजिबल बना देता है। ये वाकई डराने वाला है कि ऐसे सेलेस्टियल जाइंट्स हमारे यूनिवर्स में भटक रहे हैं, बहुत मैसिव और बहुत पावरफुल, लेकिन फिर भी पूरी तरह से अदृश्य। इनको लेकर दूसरा तबका ये कहता है कि ये इनविजिबल स्टार्स बहुत ही ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी के कब्जे में आ चुके हैं। क्या हो अगर इस ब्रह्मांड में रहने वाली कोई सुपर इंटेलिजेंट एलियन सिविलाइजेशन ने ये सीख लिया हो कि एक जाइंट स्टार को ढक कर कैसे रखा जा सकता है, जिससे कि वो तारा एक बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी की सतह के पीछे छिपा रहे, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो हमारी समझ के एकदम परे है।
अब ऐसा करने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। दूसरी सुपर एडवांस कैनिबल सभ्यताओं से छिपना हो या फिर उन तारों की सारी एनर्जी को हार्नेस करना हो। लेकिन फिर भी इन अदृश्य तारों के रहस्य हमारी समझ से परे हैं। अगर वाकई ये डार्क स्टार्स इस ब्रह्मांड में एग्जिस्ट करते हैं तो वो हमारे इस यूनिवर्स की शेप को चेंज तक कर सकते हैं, या फिर उनकी हमारे लोकल यूनिवर्स को शेप करने में एक बड़ी भूमिका रही है। वो अपनी ताकतवर ग्रेविटी से स्पेस और हमारी गैलेक्सीज तक के मोशन को अफेक्ट कर रही हैं, और हो सकता है कि हम उनके प्रभावों को देख भी रहे हों, पर इसका एहसास हमें नहीं हो पा रहा है। पर फिर भी इन अदृश्य ऑब्जेक्ट्स के होने की संभावना कई बड़े सवाल खड़े करती है। क्या इस ब्रह्मांड में कुछ छिपे हुए सिस्टम्स भी हो सकते हैं, जैसे कि प्लैनेट्स और इवन पूरी की पूरी सिविलाइजेशन भी इन ऑब्जेक्ट्स को ऑर्बिट कर रही हो सकती है? क्या इन बड़ी ऑब्जेक्ट्स की स्टडी हमें हमारी मानवता के सबसे बड़े सवाल आर वी अलोन जैसे रहस्यों का उत्तर दे सकती है? क्या हमारा ब्रह्मांड तारों, सभ्यताओं और इवन अत्याधुनिक सभ्यताओं से भरा पड़ा है जो हमसे छिप कर रहना चाहती हैं? ये अदृश्य तारे ब्रह्मांड के बारे में हम जो भी सोचते हैं हर उस चीज को चुनौती दे रहे हैं। यदि अगर ये सच में एग्जिस्ट करते हैं तो इनमें जरूर कुछ ऐसा छिपा है जो हमारी कल्पनाओं से भी परे हो सकता है। द डायसन स्फीयर्स। कल्पना कीजिए एक ऐसी एडवांस सिविलाइजेशन जो इतनी पावरफुल है कि वो किसी भी तारे की पूरी एनर्जी को हार्नेस कर सकती है। हमारे लिए ये किसी साइंस फिक्शन की तरह लग सकता है, लेकिन वैज्ञानिकों के लिए ये विचार डायसन स्फीयर की अवधारणा को जन्म देता है। एक ऐसा काल्पनिक मेगा स्ट्रक्चर जो किसी तारे की सारी एनर्जी को यूटिलाइज करने के लिए तारों के अराउंड बनाया जाता है। इस आइडिया को सबसे पहले भौतिक विज्ञानी फ्रीमैन डायसन ने दुनिया के सामने रखा, और ये विचार कार्डाशेव स्केल पर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की कुछ सबसे ऊपरी सिविलाइजेशंस को दर्शाता है, जो ऊर्जा की खपत के लिए पूरे के पूरे तारे को ही कैद कर सकती हैं। डायसन स्फीयर किसी तारे के अराउंड एक मैसिव शेल हो सकती है, रिंग्स की सीरीज और या फिर सैटेलाइट्स एरेज जो कि तारे को पूरी तरह से ढक लेते हैं। ऐसा करने से वो एडवांस सिविलाइजेशन अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए तारे से निकल रही लगभग सारी एनर्जी को कैप्चर कर लेती है, और इससे वो इतने बड़े स्केल पर अपनी टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर को पावर करती है कि हमारे द्वारा इमेजिन किया गया हर एक स्केल छोटा पड़ने लग जाता है। ये सिर्फ बड़े मेगा स्ट्रक्चर्स बना लेने के बारे में नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करने के बारे में है जो उस तारे से निकल रहे हर एक फोटोन को पकड़कर इस तरह से तारे को गायब कर दे कि वो पूरा तारा इस यूनिवर्स में किसी ऑब्जर्वर को दिखाई ही न दे। इस थियरी का सबसे थ्रिलिंग पार्ट तो ये है कि अगर डायसन स्फीयर वाकई एग्जिस्ट करते हैं तो उन्हें डिटेक्ट करना लगभग असंभव है। इससे कई बड़े सवाल खड़े होते हैं। आखिर वो कौन सी सिविलाइजेशंस हैं जो इतने बड़े स्केल पर एनर्जी को कंज्यूम कर रही हैं? आखिर वो और कितने एडवांस होना चाहते हैं, और उनका मकसद क्या है जो उन्हें यहाँ तक लेकर आ गया है? वो सभ्यताएं टेक्नोलॉजी के मामले में हमसे हजारों नहीं बल्कि लाखों करोड़ों साल आगे होंगी, वो भी ऐसी टेक्नोलॉजी के साथ जिसकी हम कल्पना तक नहीं कर सकते। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में भी ये सभ्यताएं हो सकती हैं। सोचिए अगर ऐसी सभ्यताएं एकदम हमारे पास छिपी हुई हों। ये फैसिनेटिंग तो है, लेकिन ये दिल दहलाने वाला भी है। हमारे कुछ वैज्ञानिक पहले से ही इस यूनिवर्स में फेंट इंफ्रारेड सिग्नेचर्स की तलाश कर रहे हैं ताकि हमें डायसन स्फीयर के मौजूद होने के संकेत मिल सकें। वहीं कुछ लोग मानते हैं कि ये स्ट्रक्चर्स मुख्य तौर पर तारे और इवन पूरी सभ्यता को दूसरी सभ्यताओं से छिपने के लिए ही बनाए गए होंगे। हम उन्हें तभी देख पाएंगे जब वो ऐसा चाहते हों। इस तरह से डायसन स्फीयर हमारी टेक्नोलॉजी की समझ, ब्रह्मांड में इस जीवन की समझ को चुनौती देता है। द डार्क साइड ऑफ डायसन स्फीयर। जरा कल्पना करके देखिए, एक ऐसे डायसन स्फीयर का कंस्ट्रक्शन जो किसी बड़े तारे तक को ढक सके। यहाँ पर हम किसी एक स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहे, बल्कि उनकी इंजीनियरिंग कितनी कमाल की होगी जो हमारी कल्पनाओं तक को छोटा साबित कर दे। एक डायसन स्फीयर को बनाने में अनइमेजिनेबल रिसोर्सेज का यूज होगा। आखिर वो सभ्यताएं इतना मटेरियल कहां से लाएंगी?
एग्जाम्पल के लिए अगर हम अपने सोलर सिस्टम के सारे प्लैनेट्स के मटेरियल को भी डायसन स्फीयर में लगा दें तो उससे डायसन स्फीयर का लगभग 1% हिस्सा भी नहीं बनेगा। तो पूरा डायसन स्फीयर बनाने में उन सभ्यताओं ने कितने ही प्लैनेट्स और सोलर सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया होगा, और उसके लिए उनकी प्रिसाइज प्लानिंग और टेक्नोलॉजी तो हमारी कल्पनाओं से भी आगे की है। क्या पता हमारे इस ब्रह्मांड में कुछ ऐसी जगहें भी हों जहां सर्वाइवल का मतलब छिप कर रहना ही हो। एनर्जी के लिए भूखी बैठी सभ्यताओं से अपने पावर सोर्स को छिपाना उनकी मजबूरी बन गई हो। वो अपने से ज्यादा एडवांस सिविलाइजेशन की नजरों में नहीं आना चाहते हो, क्योंकि वो एक दूसरे को एक खतरे के रूप में देख रहे हो, जिस वजह से वो हमारी तरह किसी से कांटेक्ट नहीं करना चाहते। यहाँ से हमें फर्मी पैराडॉक्स के सवाल का एक सॉल्यूशन भी मिल जाता है कि आखिर क्यों एडवांस सिविलाइजेशंस हमसे संपर्क नहीं कर रही हैं। डायसन स्फीयर का कंस्ट्रक्शन एक इंजीनियरिंग मार्वल जरूर है, लेकिन ये हमारे लिए खतरे की घंटी से कम नहीं है, और वो भी ऐसा खतरा जिसे हम चाहकर भी नहीं देख सकते। यहाँ पर सवाल ये भी है कि आखिर वो किस बड़ी शक्ति से छिपने का प्रयास कर रहे हैं। क्या हमें भी ऐसा ही करना चाहिए? आर दे वॉचिंग अस? जैसे ही हम इस ब्रह्मांड में इसकी गहराइयों में देखते हैं, डायसन स्फीयर और इनविजिबल स्टार्स का रहस्य उतना ही गहराता चला जाता है। दुनिया भर के वैज्ञानिक इस टॉपिक को लेकर एक निष्कर्ष पर पहुंचना चाहते हैं, और इसलिए वो ब्रह्मांड के कोने कोने को खंगालने में लगे हैं कि आखिर कहीं से तो उन्हें कोई छोटा सा क्लू ही मिल जाए जो इस एडवांस स्ट्रक्चर की एग्जिस्टेंस की गवाही दे सके। एस्ट्रोनॉमर्स सोफिस्टिकेटेड टेलीस्कोप्स और इंफ्रारेड डिटेक्टर्स का इस्तेमाल करके डायसन स्फीयर की एग्जिस्टेंस को खोज रहे हैं, इस आशा में कि कहीं पर शायद उन्हें कोई अजीब हीट सिग्नेचर या कोई एनर्जी का अनयूजुअल पैटर्न मिल जाए जो डायसन स्फीयर जैसे मेगा स्ट्रक्चर के पीछे छिपे तारे की कहानी बयां कर रहा हो। हालांकि कुछ अनोमलीज को वैज्ञानिक पहले भी देख चुके हैं। वो तारे जो पहले से ही काफी ज्यादा डिम थे, वो अचानक ही स्पेस में गायब हो गए। उनके आसपास का इलाका नॉर्मल से ज्यादा ठंडा पाया गया। तो क्या ये ऑब्जर्वेशंस हमें डायसन स्फीयर के हिंट दे रही हैं? डायसन स्फीयर को खोजने का मतलब है कुछ ऐसे सवालों के जवाबों की तलाश जो हमें डराते हैं। क्या दूर कहीं कोई ऐसी सभ्यता मौजूद है जो हमें देख रही है, या वो हम पर नजरें रखे हुए है? क्या वो एडवांस टेक्नोलॉजी की लेयर्स के पीछे छिपकर हमें किसी चिड़ियाघर की तरह ऑब्जर्व कर रही है, जहां पर सब कुछ पहले से तय है? जू हाइपोथेसिस का ये केस हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या हम सच में अकेले हैं इस अनंत ब्रह्मांड में, या फिर सच्चाई वो है जिसे हम हाइपोथेसिस मानकर बैठे हैं? ब्रह्मांड अनंत है और इसके रहस्य भी इसी की तरह अनंत हैं। ये ब्रह्मांड केमिस्ट्री के एलिमेंट्स और रिएक्शंस, फिजिक्स के नियमों, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस और बायोलॉजी के अलावा भी बहुत कुछ समेटे हुए है, और ना जाने कब तक ये सारी चीजें हमारे लिए रहस्य बनी रहेंगी। सन 1561 में न्यूरेमबर्ग के लोगों ने एक ऐसी घटना देखी जिससे वो समझ नहीं पाए। आसमान में अजीब सा मंजर था, जैसे कोई युद्ध हो रहा हो। चमकती हुई गोल आकृतियां और लंबी लंबी शेप्स एक दूसरे से टकरा रही थी। डर से सहमे हुए लोगों ने इसे लकड़ी पर उकेर कर दस्तावेज के रूप में संरक्षित करके रख दिया। उन्होंने इसे ऊपर से आया कोई शगुन कहा। आज के समय में कई लोग इसे मिराज या फिर नेचुरल फिनोमिनन कहते हैं, लेकिन सोच कर देखिए कि अगर वो कुछ और था, कुछ ऐसा, कुछ बहुत ही एडवांस, शायद किसी टेक्नोलॉजिकली एडवांस स्पीसीज के होने का संकेत। जरा सोच कर देखिए, अगर वो सभ्यताएं सिर्फ एडवांस ही नहीं बल्कि इमॉर्टल भी हों, उनके पास समय और अस्तित्व पर इतनी मास्टरी हो कि इंसान उनके सामने किसी साधारण जीव से भी कम लगे। सवाल यह है कि क्या ये अमर एलियंस हमारे एलाइज यानी सहयोगी बनना पसंद करेंगे, या उनकी अनंत जिंदगी उन्हें निर्मम और निर्दयी भगवान में बदल देगी। आज के इस वीडियो में हम इसी सवाल की गहराई में उतरेंगे। क्या होता है जब एलियंस इमॉर्टैलिटी का राज जान लेते हैं? इस टॉपिक की सच्चाई
साइंस, साइकोलॉजी और कॉस्मिक हॉरर के ऐसे पहलुओं से जुड़ी है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं। तैयार हो जाइए क्योंकि ये सफर आपको नॉन रियलिटी की हदों से बाहर ले जाएगा। द ड्राइव फॉर इमॉर्टैलिटी। दुनिया का हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, फिर चाहे वो छोटा माइक्रोब हो या बड़ी से बड़ी व्हेल, सभी जीव सर्वाइवल के लिए प्रोग्राम्ड होते हैं। लेकिन जब बात जागरूक हो चुके बुद्धिमान जीवों की आती है तो सर्वाइवल एक नए आयाम में चला जाता है, मौत से बचने की कोशिश। हम इंसान हमेशा से इमॉर्टैलिटी का सपना देखते आए हैं। हमारी माइथोलॉजी और लेजेंड से लेकर मॉडर्न साइंस तक इमॉर्टैलिटी को पाने की चाह हर जगह और हर युग में रही है। कभी एंशिएंट एल्केमी के एलेक्जेर के जरिए तो कभी मॉडर्न आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जेनेटिक इंजीनियरिंग के एक्सपेरिमेंट्स के सहारे। अब जरा सोचकर देखिए कि अगर कोई एडवांस एलियन सिविलाइजेशन जो हमसे हजारों या लाखों साल आगे हो, क्या हो अगर उन्होंने इस ड्रीम को पहले ही रियलिटी बना लिया हो? अगर वो इस ऊंचाई पर पहुंच गए हो कि उन्होंने बायोलॉजी की सभी सीमाओं को पार कर लिया हो, मशीन्स के साथ मर्ज होकर या अपनी कॉन्शियसनेस को डिजिटल नेटवर्क में अपलोड करके, लेकिन वो डेथ को चीट कर सकती हैं। इमॉर्टैलिटी उनके लिए कोई साधारण चीज हो सकती है, लेकिन सवाल ये उठता है, क्या ऐसी अनंत जिंदगी के साथ उनके गोल्स और एथिक्स भी वैसे ही रहेंगे, या इमॉर्टैलिटी उन्हें कुछ ऐसा बना देगी जो हमारी इमेजिनेशन से भी परे है? द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इमॉर्टैलिटी। अमरता सिर्फ एक वरदान नहीं है, इनफाइनाइट टाइम के साथ आती हैं इनफाइनाइट चॉइसेस और उसके साथ इनफाइनाइट कॉन्सिक्वेंसेस भी। सवाल यह है कि क्या ऐसे प्राणी जीवन को उसी तरह प्रिजर्व करना चाहेंगे जैसा कि हम जीवन को देखते हैं, या उनके एम्बिशंस और गोल्स कुछ ऐसे बन जाएंगे जो हमारी अंडरस्टैंडिंग से परे हैं? आइए इन सिनेरियोज को हम एक कदम और आगे ले जाते हैं। क्या होगा अगर वो अपनी इमॉर्टैलिटी को एक लाइसेंस मान लें इस पूरे यूनिवर्स को दोबारा रीशेप करने का? सोचिए, उनके पास न केवल समय की सीमा खत्म हो चुकी है, बल्कि उनके एक्शंस का कोई अंत नहीं है। क्या वो गैलेक्सीज को अपनी पसंद के हिसाब से मॉडिफाई करेंगे, नए फिजिक्स के लॉज क्रिएट करेंगे, या फिर यूनिवर्स के बीच में खेलेंगे जैसे कि हम वीडियो गेम्स में अल्टरनेट रियलिटी एक्सप्लोर करते हैं? अमरता न केवल उनके लिए एक फ्रीडम है, बल्कि उनकी सोच और उनके मोटिव्स को भी पूरी तरह से बदल सकता है। सवाल यह है कि क्या हम ऐसी किसी सभ्यता की दुनिया में सरवाइव कर पाएंगे? द एवोल्यूशन ऑफ एन इमॉर्टल एलियन माइंड। कोई ऐसा प्राणी जो हमेशा के लिए जिंदा रह सकता है, वो हमारी तरह नहीं सोचेगा। हमारी मोरालिटी और एम्पैथी यानी कि सहानुभूति की जड़ें हमारी मॉर्टैलिटी में छिपी हैं। यही विचार हमें याद दिलाता है कि लाइफ क्षणिक है, ये हमेशा नहीं रहेगी और इसलिए ये कीमती है। लेकिन एक इमॉर्टल माइंड के लिए ये सब इररेलेवेंट हो सकता है। जो प्राणी अमरता को प्राप्त कर चुके हैं वो मोरालिटी और एम्पैथी जैसे कॉन्सेप्ट्स को पूरी तरह छोड़ देंगे। उनके लिए लाइफ क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स और एंटरटेनमेंट का हिस्सा हो जाएगा। वो खुद को आर्किटेक्चर ऑफ रियलिटी मान लेंगे। प्लैनेट्स और गैलेक्सीज को रीशेप करना उनके लिए एक कला बन जाएगी। कार्डाशेव स्केल के अनुसार सिविलाइजेशंस को उनकी एनर्जी यूसेज के हिसाब से रैंक किया जाता है। टाइप 1 सिविलाइजेशन जो पूरी तरह से प्लैनेटरी एनर्जी को हार्नेस कर पाएगी। टाइप 2 सिविलाइजेशन जो स्टार्स की एनर्जी को कंट्रोल कर पाएगी, और टाइप 3 सिविलाइजेशन जो पूरी गैलेक्सी को कंट्रोल कर पाएगी। एक इमॉर्टल स्पीशीज का गोल इनएबिटेबली टाइप 3 सिविलाइजेशन या इससे भी ऊपर की उन्नत सभ्यता बनना हो जाएगा। वो स्टार सिस्टम्स और प्लैनेट्स को अपनी जरूरतों के हिसाब से मॉडिफाई करेंगे। सोचिए, एक डायसन स्फीयर जो एक स्टार को घेरकर उसकी एनर्जी कैप्चर करता है, लेकिन सर्वाइवल के लिए नहीं बल्कि आर्ट, एस्थेटिक्स या शायद वॉर के लिए। अब जरा सोच कर देखिए कि ऐसी अमर हो चुकी एंटिटीज आखिर हमें कैसे देखेंगी। जैसे हमारे लिए आखिर चींटियों का क्या महत्व है, शायद ऐसा ही कुछ उनका परसेप्शन भी पूरी स्पीशीज के लिए हो सकता है। हमारे स्ट्रगल्स, हमारी अचीवमेंट्स, यहाँ तक कि हमारी डिस्ट्रक्शन भी उनके लिए मीनिंगलेस हो सकती है।
या इससे भी बुरा, वो हमें रॉ मटेरियल की तरह देख सकते हैं जो उनके किसी एक्सपेरिमेंट के लिए इस्तेमाल हो सकता है। सवाल है कि क्या वो हमें अपलिफ्ट करेंगे, हमें गुलाम बना लेंगे या पूरी तरह से खत्म कर देंगे ताकि उनके प्लान्स में कोई रुकावट ना हो। द रिस्क ऑफ डार्क एलियन गॉड्स। इनफाइनाइट टाइम और लिमिटलेस रिसोर्सेज के साथ एक इमॉर्टल एलियन सिविलाइजेशन केवल इवॉल्व नहीं करेगी, वो आगे भी बढ़ेगी। ऐसी स्पीशीज स्पेस टाइम के फैब्रिक को मैनिपुलेट कर सकती हैं, आर्टिफिशियल यूनिवर्सेस क्रिएट कर सकती हैं या फिजिक्स के लॉज को पूरी तरह से रीराइट कर सकती हैं। हमारे लिए वो किसी भगवान की तरह होंगे, अनस्टॉपेबल, अननोएबल और सर्वशक्तिमान। लेकिन गॉडहुड के साथ बड़ी समस्याएं भी आती हैं। जब पावर पर कोई लिमिट ना हो तब क्या होता है? इमॉर्टैलिटी बोर्डम को जन्म दे सकती है और बोर्डम किसी को भी क्रुएलिटी तक लेकर जा सकता है। एक ऐसी स्पीशीज जिसे डेथ का कोई डर ना हो, वो लाइफ पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर सकती है, नए जीवन को अस्तित्व में लाना या फिर उन्हें पूरी तरह से उजाड़ देना। अब थोड़ा पीछे मुड़कर देखिए, इंसानों ने पृथ्वी पर कम विकसित स्पीशीज के साथ क्या किया है। हमने कई स्पीशीज को डोमेस्टिकेट किया, उन्हें एक्सप्लॉइट किया और यहाँ तक कि हमने तो अपनी ही मानव प्रजाति में स्लेवरी भी शुरू कर दी थी और बिना सोचे समझे हमने उन जीवों को एक्सटिंक्शन तक पहुंचा दिया। ये सब हमने अपनी सुविधा और क्यूरियोसिटी के लिए किया। अब इसी सोच को एक इमॉर्टल एलियन रेस पर अप्लाई करके देखिए। उनके लिए हम भी वही हो सकते हैं, एक लेस एडवांस स्पीशीज जिसे वो अपने फायदे, एंटरटेनमेंट या एक्सपेरिमेंट के लिए एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। सोचिए, क्या हम उनके लिए सिर्फ रिसोर्सेज होंगे या कुछ ऐसा जिसे वो अपने बड़े कॉस्मिक एक्सपेरिमेंट्स में इस्तेमाल करेंगे। अगर हमारा कभी ऐसे एडवांस एलियन स्पीशीज से सामना होता है तो हमारी सर्वाइवल काफी कुछ डिपेंड करेगी एक चीज पर। क्या हम उनके लिए थ्रेट हैं, एक रिसोर्स हैं या फिर कुछ ऐसा है जिन्हें वो प्रिजर्व करना चाहेंगे? क्या हम अपनी वैल्यू को उन्हें प्रूव कर पाएंगे या फिर वो हमें कोई खराब चीज समझकर, एक पुरानी कम समझदार स्पीशीज समझकर जो कॉस्मोस में अव्यवस्था पैदा कर रही है, वो हमें इग्नोर कर देंगे? ऐसे में हमें क्या करना होगा? शायद इसका जवाब हमारी अपनी एडवांसमेंट में हो। अगर हम अपने टेक्नोलॉजिकल लेवल को एक ऐसे लेवल तक लेकर जा सकते हैं जिससे कि हम उनका रिस्पेक्ट जीत पाएं या फिर अपनी इमॉर्टल विजन्स को अचीव कर पाएं, तो शायद हमारे पास एक चांस हो। दूसरी तरफ हम अपने आप को छिपाकर भी उनसे बच सकते हैं ताकि उनका अटेंशन हम तक ना आए। लेकिन एक बात क्लियर है, अगर इमॉर्टल एलियंस एग्जिस्ट करती हैं तो उनका होना हमारी पूरी दुनिया, लाइफ, डेथ और एग्जिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को फंडामेंटली बदल देगा। वो हर तरह से भगवान होंगे और हम उनकी मर्जी पर होंगे। अमर एलियन गॉड्स का कॉन्सेप्ट हमें ब्रह्मांड के बारे में हमारे सबसे गहरे डर और उम्मीदों से हमारा सामना करवाता है। क्या हम अकेले हैं या फिर हम सिर्फ चींटियों के समान हैं जो किसी शाश्वत या अज्ञेय प्राणियों की दृष्टि में सिर्फ इधर उधर भागते फिर रहे हैं? ब्रह्मांड विशाल है, इतना विशाल जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसमें अरबों आकाशगंगाएं हैं और हर एक आकाशगंगा में अरबों सितारे और शायद इससे भी ज्यादा ग्रह। जब इस ब्रह्मांड में इतनी दुनियाएं मौजूद हैं तो हमारे मन में ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि जीवन कहीं और भी हो सकता है। और इस सवाल ने हमारी मानवता को तब से परेशान किया है जब से हमारी मानव सभ्यता ने क्यूरियोसिटी से आंखें उठाकर आकाश की ओर देखा है। लेकिन क्या होगा अगर हर संभावना के विपरीत हम सचमुच इस ब्रह्मांड में अकेले हों? क्या होगा अगर जीवन का उदय, खासकर बुद्धिमान जीवन का, इतना दुर्लभ है कि केवल पृथ्वी ही वो जगह है जहां ये चमत्कार हुआ है? हम इंसानों के लिए ये आइडिया कि ब्रह्मांड में कहीं भी एलियंस नहीं हो सकते काफी अनसेटलिंग है। ये वाकई डराने वाला है। किसी भी ऐसी संभावना का एहसास हमारी मानवता पर गहरे प्रभाव डाल सकता है। ये हॉरिफिक आइडिया हमें कुछ ऐसे संकेत देता है कि जीवन के लिए जरूरी परिस्थितियां केवल दुर्लभ ही नहीं
बल्कि लगभग असंभव रूप से यूनिक हैं। ये हमारी बायोलॉजी, फिजिक्स और ब्रह्मांड के नेचर की हमारी समझ को पूरी तरह से बदल देगा। इस वीडियो में हम उन डरावने रीजंस पर बात करेंगे जिनकी वजह से कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि एलियंस का अस्तित्व में होना असंभव हो सकता है। फर्मी पैराडॉक्स, द ग्रेट फिल्टर और रेयर अर्थ हाइपोथेसिस पर भी बात करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम संभावनाओं पर विचार करते करते एक डेड एंड पर आकर रुक गए हैं। साथ ही हम ये भी समझेंगे कि आखिर ये संभावना मानवता के लिए क्यों डरावनी है, न सिर्फ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से बल्कि फिलोसॉफिकल और एग्जिस्टेंशियल पर्सपेक्टिव से भी। आखिर एलियंस के ना होने से हमें क्या दिक्कत हो सकती है और ये कैसे हमारे खुद के अस्तित्व पर सवाल खड़े करता है। बने रहिए इस वीडियो में एकदम अंत तक, क्योंकि हम ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जहां अंतरिक्ष और समय की सारी सीमाएं खत्म होने वाली हैं। द फर्मी पैराडॉक्स एंड द ग्रेट साइलेंस। परग्रही जीवन को लेकर सवाल सिर्फ इस बारे में नहीं है कि क्या ये मौजूद हो सकता है, बल्कि सवाल तो ये भी है कि अगर ये वाकई में मौजूद है तो हम अब तक इनके होने का कोई सबूत या संकेत क्यों नहीं ढूंढ पाए हैं। इसी उलझन को फर्मी पैराडॉक्स के नाम से जाना जाता है, जिसका नाम प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी एनरिको फर्मी के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने एक बार पूछा था, वेयर इज एवरीबॉडी। उनका ये सवाल कोई रैंडम सवाल नहीं था और न ही ये कोई मजाक में पूछा गया सवाल था, बल्कि ये एक बहुत ही कैलकुलेटेड और ऑब्वियस सा सवाल था जिसने बाद में सबके दिमाग को हिला कर रख दिया था। तो आखिर ये फर्मी पैराडॉक्स है क्या? फर्मी पैराडॉक्स हमारे सामने तब आता है जब हम ब्रह्मांड में जीवन के होने की बहुत ही ज्यादा संभावनाएं होने के बाद भी किसी एलियन सभ्यता से संपर्क नहीं कर पाई हैं और इवन ना ही इस तरह के परग्रही जीवन को कहीं खोज पाई हैं। सिर्फ हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में ही अरबों सितारे और संभवत अरबों ग्रह मौजूद हैं जो जीवन के लिए उपयुक्त हो सकते हैं। यहाँ तक कि अगर हम बहुत ही सामान्य सा अनुमान लगाते हैं तो ये भी कहा जा सकता है कि बुद्धिमान जीवन इस ब्रह्मांड में कई जगहों पर हो सकता है, लेकिन फिर भी दशकों की खोज के बावजूद भी अभी तक हम किसी भी एलियन लाइफ के कोई संकेत नहीं खोज पाए हैं जो ये सिद्ध करता हो कि बुद्धिमान एलियंस वास्तव में एग्जिस्ट करते हैं। द ग्रेट साइलेंस उस अजीब और डरावनी शांति को दर्शाता है जो एलियन सभ्यताओं के संकेतों या प्रमाणों के पूरी तरह से न होने के कारण बनी हुई है। हमारे हर संभव प्रयासों के बावजूद, जिसमें सेटी यानी कि सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस जैसे प्रोजेक्ट्स भी शामिल हैं, जो पिछले आधे दशक से बुद्धिमान जीवन के संकेतों को सुनने की कोशिश कर रही हैं। तमाम कोशिशों के बाद भी हमें आज तक कुछ नहीं मिला, सिर्फ सन्नाटा और अंधेरे से भरा ब्रह्मांड। हमारे ब्रह्मांड की ये गहरी शांति कई संभावनाओं द्वारा समझाई जा सकती है। हो सकता है कि एलियन सभ्यताएं ऐसी कम्युनिकेशन टेक्निक्स का उपयोग कर रही हों जो शायद हमारी समझ से परे हों, या वे जानबूझकर हमसे संपर्क करने से बच रही हों। एक और संभावना ये हो सकती है कि इंटेलिजेंट लाइफ इस यूनिवर्स में बेहद दुर्लभ है, और या फिर सभ्यताएं अपनी ही प्रगति के चलते खुद को नष्ट कर देती हैं इससे पहले कि वे ब्रह्मांड के पार किसी दूसरी सभ्यता से संपर्क स्थापित कर पाएं। फर्मी पैराडॉक्स के लिए सबसे मजबूत सॉल्यूशन द ग्रेट फिल्टर हाइपोथेसिस है। द ग्रेट फिल्टर वैज्ञानिकों को ये बताता है कि किसी भी सभ्यता के जीवन के विकास में एक ऐसा भी चरण आता है जिसे पार करना बेहद मुश्किल होता है। ये फिल्टर जीवन की शुरुआत से लेकर कॉम्प्लेक्स लाइफ के विकास तक, या फिर बुद्धिमान और तकनीकी रूप से उन्नत सभ्यताओं के उदय तक कहीं पर भी हो सकता है। अगर हम ये मानकर चलें कि द ग्रेट फिल्टर हमारे पीछे है, तो इसका मतलब ये होगा कि एक नॉर्मल लाइफ का एक जटिल यानी कि कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म में इवॉल्व होना ही वो ग्रेट फिल्टर है, जिससे निकलना ही हर सभ्यता के बस की बात नहीं होती। और ये हमें बताता है कि इस ब्रह्मांड में जटिल जीवन का उदय ही बेहद दुर्लभ चीज है, और मानवता उन कुछ सभ्यताओं में से एक है जिन्होंने इस सीमा तक पहुंचने में सफलता प्राप्त कर ली है, और शायद हम ऐसी अकेली सभ्यता हैं जो इस मुकाम तक पहुंच पाई हैं।
लेकिन अगर ग्रेट फिल्टर हमारे आगे है तो इसका मतलब है कि उन्नत सभ्यताएं या तो खुद को नष्ट कर देती हैं और या फिर ब्रह्मांड में फैलने से पहले उन्हें कुछ ऐसे चुनौतीपूर्ण हालातों का सामना करना पड़ता है जिन्हें वे पार नहीं कर सकती। द ग्रेट फिल्टर का विचार डरावना इसलिए है क्योंकि ये संकेत देता है कि किसी भी सभ्यता के लिए अंतरिक्ष यात्रा करने योग्य बनने के लिए ऐसी कोई रुकावट भी हो सकती है जिसे शायद कभी पार नहीं किया जा सकता, फिर चाहे वो उस सभ्यता के तकनीकी विकास से खुद का ही नष्ट हो जाना हो या फिर कोई बहुत बड़ी एनवायरमेंटल कैटास्ट्रॉफी हो या कुछ और पूरी तरह से अलग हो। द ग्रेट फिल्टर बुद्धिमान जीवन के विकास के बारे में एक गंभीर और निराशाजनक तस्वीर पेश करता है। द रेयर अर्थ हाइपोथेसिस, आखिर क्यों इस अनंत ब्रह्मांड में हम अकेले हो सकते हैं? फर्मी पैराडॉक्स के इस सवाल का एक और सॉल्यूशन है, वो है रेयर अर्थ हाइपोथेसिस, जो ये बताता है कि कॉम्प्लेक्स लाइफ के एवोल्यूशन के लिए एक बेहद इम्पॉसिबल कोइंसिडेंस के होने की आवश्यकता होती है, जो ऐसी खगोलीय और भूवैज्ञानिक घटनाओं और परिस्थितियों के मेल से बनती है जिनका एक साथ होना ही दुर्लभ होता है। लेकिन ये हमारी धरती पर हुई थी और जहां से हमारा जीवन पैदा हुआ। हमारी धरती की ही कुछ ऐसी खासियतें हैं जो इसे ब्रह्मांड के बाकी ग्रहों से अलग बनाती हैं। स्पेशल अर्थ। द रेयर अर्थ हाइपोथेसिस के मुताबिक इस यूनिवर्स में सूक्ष्म जीवन यानी कि माइक्रोबियल लाइफ नॉर्मली एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन इसके एकदम उलट जटिल जीवन और खासकर बुद्धिमान जीवन अत्यधिक दुर्लभ है। यह हाइपोथेसिस इस विचार पर आधारित है कि हमारी पृथ्वी में कुछ ऐसे विशिष्ट गुण हैं जिन्होंने धरती पर जटिल जीवन को पनपने की अनुमति दी, ऐसे गुण जो इस यूनिवर्स में कहीं और नहीं हो सकते। यहाँ धरती पर कॉम्प्लेक्स लाइफ के लिए कुछ ऐसी परिस्थितियां मौजूद हैं जो हमारी धरती को यूनिक बनाती हैं। हमारी पृथ्वी का एक स्टेबल ऑर्बिट है जो सूर्य के हैबिटेबल जोन के भीतर मौजूद है, जहां पानी अपनी लिक्विड फॉर्म में मौजूद हो सकता है। इसके अलावा पृथ्वी का मौसम बाकी दूसरे ग्रहों की तुलना में काफी शांत है। यहाँ न तो शुक्र ग्रह की तरह बेहद गर्म वातावरण है और न ही मंगल ग्रह की तरह ठंडा मौसम, क्योंकि हमारी पृथ्वी का बड़ा चांद इसके एक्सियल टिल्ट और यहाँ पर बनने वाली ऋतुओं को स्थिर करता है। धरती का एक सुरक्षात्मक चुंबकीय क्षेत्र भी है। ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पल रहे जीवन को सूर्य और ब्रह्मांड से आने वाले खतरनाक रेडिएशन से बचा कर रखता है। इसके अलावा पृथ्वी का इतिहास कई भाग्यशाली घटनाओं से भी प्रभावित रहा है, जैसे वो एस्टेरॉयड इम्पैक्ट जिसने डायनासोर्स को नष्ट कर दिया था, जिसने स्तनधारियों को पृथ्वी पर इवॉल्व होने का मौका दिया। धरती पर जीवन के विकास को टेक्टोनिक प्लेट्स की गतिविधियों ने भी प्रभावित किया है, जो पोषक तत्वों को रिसाइकल करती हैं और पूरे प्लेनेट के जलवायु को भी नियंत्रित करती हैं। हमारे सौरमंडल में जुपिटर और हमारे चांद की मौजूदगी भी पृथ्वी को बेहद खास बनाती है। सौरमंडल में जुपिटर की उपस्थिति ने पृथ्वी को लगातार होने वाली विनाशकारी एस्टेरॉयड इम्पैक्ट से बचाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसका विशाल गुरुत्वाकर्षण बल हमारे लिए एक शील्ड की तरह काम करता है, जो कई कॉमेट्स और एस्टेरॉयड्स को पृथ्वी की दिशा से मोड़ देता है या उन्हें पकड़ लेता है, जो कहीं न कहीं हमारी धरती के लिए खतरा बन सकते थे। इस तरह पृथ्वी का बड़ा चांद भी हमारे ग्रह की एक्सियल टिल्ट यानी कि ध्रुवीय झुकाव को स्थिर करने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे जलवायु में अचानक होने वाले परिवर्तनों को रोका जा सकता है, जो इस धरती पर पल रहे जटिल जीवन के विकास में बाधा डाल सकते थे। हमारा चांद समुद्री लहरों को भी प्रभावित करता है और शायद जीवन के विकास में इसका बहुत ज्यादा योगदान भी रहा है। इसके अलावा हमारा जीवन भाग्यशाली घटनाओं की देन भी हो सकता है। रेयर अर्थ हाइपोथेसिस का तर्क ये भी है कि जटिल जीवन के पनपने के लिए सिर्फ एक या दो ऐसे तत्वों की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि सभी तत्वों का सही संयोजन यानी कि राइट कॉम्बिनेशन का होना भी बहुत जरूरी है। इन सभी परिस्थितियों का किसी अन्य ग्रह पर एक साथ होना इतना दुर्लभ है कि शायद पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह हो सकता है जहां जटिल और बुद्धिमान जीवन मौजूद हो। ये सिद्धांत उन विचारों को भी चुनौती देता है कि जीवन
ग्रहों के विकास में पड़ने वाले एक लेवल के समान है। अगर किसी ग्रह पर एवोल्यूशन हो रहा है तो वहां उन परिस्थितियों के आधार पर जीवन पनप सकता है, बशर्ते वहां जीवन के पनपने के लिए बाकी परिस्थितियां भी होनी चाहिए। और ये भी संभव हो सकता है कि हम इस ब्रह्मांड में एकमात्र उन्नत सभ्यता हों। अगर हमारा ये मानना सही है तो रेयर अर्थ हाइपोथेसिस का मतलब होगा कि मानवता की एक असाधारण जिम्मेदारी है जीवन को संरक्षित और सुरक्षित रखने की, क्योंकि ये हमारी पृथ्वी इस पूरे ब्रह्मांड में जटिल जीवन का एकमात्र उदाहरण हो सकती है। और साथ ही हमारा ये ब्रह्मांड हर कदम पर खतरों से घिरा हुआ है। Why a lifeless universe is a horrible idea for humanity? चलिए अगर हम ये मान लें कि ब्रह्मांड में कहीं और एलियंस नहीं है, तो ये सिर्फ एक साइंटिफिक क्यूरियोसिटी का सवाल नहीं है। इसके हमारी मानव सभ्यता पर गहरे और महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकते हैं। और आखिर ये विचार परेशान करने वाला क्यों है, आइए जानते हैं। अकेलेपन का गहरा एहसास। अगर हम ब्रह्मांड में अकेले हैं तो इसका मतलब होगा कि जीवन, बौद्धिकता और पृथ्वी पर जीवन में मौजूद चेतना बेहद दुर्लभ है। संभव है कि ये पृथ्वी के अलावा कहीं और मौजूद ही न हो। ये सोच हमारे भीतर एक गहरे अकेलेपन और अलगाव का एहसास दिला सकती है, क्योंकि हम एक ऐसे ब्रह्मांड में रहते हैं जिसमें कोई और प्राणी या सभ्यता नहीं है। इस विचार से हमारी सभ्यता का अस्तित्व और भी नाजुक हो जाता है और हमारा ज्यादा असुरक्षित महसूस करना भी तय है। अगर हम अकेले हैं तो इसका मतलब ये है कि हमें इस यूनिवर्स के वंडर्स का आनंद लेने के लिए कोई और साथी नहीं मिलेगा और न ही कोई और सभ्यता होगी जिससे हम कुछ नया सीख पाएंगे या फिर साथ में ब्रह्मांड के रहस्यों को टटोल सकेंगे, और या फिर इस अनंत ब्रह्मांड में सफर करने के लिए हमारे साथ कोई साथी होगा। भले ही ये ब्रह्मांड अरबों खरबों तारों से ही क्यों न भरा पड़ा हो, लेकिन हमारे लिए इसमें हमेशा अकेलापन और खालीपन मौजूद रहेगा। अगर पृथ्वी ही एकमात्र ऐसी जगह है जहां जीवन मौजूद है तो मानवता पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है। अब हम इस पूरे ब्रह्मांड के जीवन, ज्ञान और संस्कृति के अकेले संरक्षक बन जाते हैं और हमारी जिम्मेदारी है कि हम पृथ्वी पर जीवन को बचाए रखें, उसे फलने फूलने दें। इस शुरुआती स्टेज पर ही ये जिम्मेदारी हमारे लिए भारी हो सकती है, क्योंकि इसका मतलब है कि पृथ्वी पर किसी भी प्रकार का खतरा, चाहे वो प्राकृतिक आपदाओं, मानवीय गलतियों या ब्रह्मांडीय घटनाओं से हो, वो पूरे ब्रह्मांड के जीवन को खतरे में डाल सकता है। इसका मतलब ये भी है कि अगर मानव जीवन खत्म तो समझो इस पूरे ब्रह्मांड से ही इंटेलिजेंट लाइफ का खात्मा हो जाएगा। इसके अलावा ये कॉन्सेप्ट इस बात पर भी जोर देता है कि हमें अपनी पृथ्वी की देखभाल करनी होगी, उन सभी चुनौतियों का सामना करना होगा जिनका हम आजकल सामना कर रहे हैं, जैसे कि जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और बायोडायवर्सिटी में आने वाली कमी। आज हम इंसान ही इस धरती पर प्रमुख जीव हैं जो बुद्धिमान हैं, तो इन सब की रक्षा की जिम्मेवारी भी हमारी ही बनती है। तो अगर वाकई एलियंस का अस्तित्व कहीं और नहीं है तो ये न सिर्फ हमारे जीवन को और भी महत्वपूर्ण बना देता है, बल्कि हमारी जिम्मेवारियों को भी बढ़ा देता है। द एंड ऑफ एक्सप्लोरेशन। अगर ब्रह्मांड में जीवन नहीं है तो इसका मतलब ये होगा कि हमारा इस यूनिवर्स को एक्सप्लोर करने का अब कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। इस असीम ब्रह्मांड में भरे उन निर्जन ग्रहों और वीरान पड़े इलाकों तक ही इंसानों की खोज सीमित रह जाएगी, जहां ना तो जीवन की विविधता होगी और ना ही कॉम्प्लेक्स लाइफ होगी। ये सोच हमारी उस एक्सप्लोरेशन की खोज की भावना को भी कमजोर कर सकती है जो मानवता को आगे बढ़ाती है, क्योंकि अन्य सभ्यताओं या जीवन के अन्य रूपों को खोजने की संभावना फीकी पड़ने लग जाएगी। एक निर्जीव पड़े ब्रह्मांड का एक्सप्लोरेशन उतनी उत्सुकता और आश्चर्य नहीं जगा पाएगा जितना कि नए रूपों के जीवन और बुद्धिमत्ता को ढूंढने में होता है। इसका मतलब यह है कि हमारी यात्रा शायद अकेले ही होगी, जिसमें ना तो कोई अन्य प्राणी मिलेंगे और ना ही उनसे कुछ नया सीखने का मौका मिल पाएगा। अंतिम विलुप्ति का डर। अगर हम ब्रह्मांड में अकेले बुद्धिमान प्राणी हैं
तो मानवता और पृथ्वी पर जीवन के अंत का विचार और भी ज्यादा डरावना हो जाता है। हमारा ये विचार कि जीवन, बुद्धिमत्ता और चेतना केवल एक बार ही इस ब्रह्मांड में अस्तित्व में आए हों और फिर बिना किसी निशान के अचानक ही समाप्त हो जाएं, ये बहुत गंभीर है और हमें मायूस कर देता है कि हमारे बाद इस ब्रह्मांड में रहने वाला कोई नहीं होगा। इस अंतिम विलुप्ति का डर हमें जीवन और ज्ञान की रक्षा करने के महत्व को समझाने में मदद करता है। ये हमें प्रेरित करता है कि हम अपनी मानव सभ्यता के अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए अन्य तरीकों की खोज करें, फिर चाहे वो तकनीकी उन्नति, स्पेस एक्सप्लोरेशन या फिर लंबे समय तक इस ब्रह्मांड में टिके रहने की रणनीतियों के माध्यम से हो। ये हमें पृथ्वी पर जीवन की विविधता को संजोने और उसे बचाए रखने की आवश्यकता को भी बताता है, क्योंकि ये संभवतः इस ब्रह्मांड में जीवन का एकमात्र उदाहरण हो सकता है। अगर वाकई इस यूनिवर्स में हम अकेली सभ्यता हैं, तो ये न केवल हमारे अस्तित्व को और महत्वपूर्ण बनाता है, बल्कि हमें जीवन की सुरक्षा और इसके ज्ञान की रक्षा करने की भी जिम्मेदारी सौंपता है। इसके अलावा इस एंटायर यूनिवर्स में अकेले होने का ख्याल ही हमारे अस्तित्व, उद्देश्य और अर्थ के बारे में कई गहरे सवाल उठाता है। अगर जीवन केवल पृथ्वी पर ही है, तो इस असीम ब्रह्मांड में जीवन हर जगह मौजूद हो सकता है। हमारी ये सोच पूरी तरह से गलत साबित हो जाती है और शायद फर्मी का सबसे फेमस सवाल भी गलत साबित हो जाता है। यह हमें इस बात का भी संकेत देता है कि हमारा अस्तित्व इस निर्जीव ब्रह्मांड में सिर्फ और सिर्फ एक संयोग हो सकता है। ये सोच हमें जीवन के अर्थ और उद्देश्य और इस ब्रह्मांड में हमारे स्थान के बारे में सवालों का सामना करने पर मजबूर करती है। ये हमें चुनौती देती है कि हम इस ब्रह्मांड में हमारे जीवन के अर्थ और संतोष की खोज करें और अपने जीवन के अस्तित्व के रहस्य को भी खोजें। ये स्वीकार करें कि हम इस ब्रह्मांड में शायद अकेले बुद्धिमान प्राणी हैं। कंक्लूजन, हमारा ये सोचना कि इस यूनिवर्स में एलियंस कहीं और हो ही नहीं सकते, ये सोच हमें असहज बना देती है। ये हमारे जीवन, ब्रह्मांड और हमारे अस्तित्व के बारे में हमारी समझ को चुनौती देती है। हमारे इस ब्रह्मांड का निर्जीव होना हमारे लिए इसके अर्थ बहुत ज्यादा गहरे हैं, चाहे वो अकेलेपन और जिम्मेदारी से जुड़ी हुई चिंता हो या फिर अस्तित्व और उद्देश्य के बारे में उठने वाले हमारे अस्तित्व से जुड़े हुए सवाल। चाहे हम एलियंस के अस्तित्व को खोज पाएं या नहीं, लेकिन ब्रह्मांड में खुद की खोज ही एक अनंत यात्रा है। ये हमें धरती पर मौजूद जीवन की नाजुकता की याद दिलाता है और हमें ये समझ देता है कि इस धरती पर जीवन को बचाए रखना आखिर जरूरी क्यों है। साथ ही हमारी धरती को भी, क्योंकि ये शायद ब्रह्मांड में जीवन का एकमात्र घर हो सकता है। एक शांत समुद्र के किनारे खड़े होना कितना सुकून देता है ना। अब सोचिए कि आप एक शांत समुद्र तट पर खड़े हैं और विशाल समुद्र में नजरें गड़ाए हुए हैं। एक अंतहीन फैलाव के साथ वो समुद्र क्षितिज से जा मिलता है। आपको पता है कि जो आप देख सकते हैं, उसके अलावा भी इस समुद्र की गहराई में बहुत से जीवन पनप रहे होंगे। नीचे भी पहाड़ और घाटियां होंगी, लाखों जीव और अनजान पानी की लहरें भी होंगी। लेकिन क्या हो अगर आप उस अनंत महासागर में डुबकी लगा दो और उसका कोना कोना छान मारो और आपको वहां पर कोई भी दिखाई न दे। सबसे डरावनी कंडीशन ये भी है कि जिस अनंत महासागर के किनारे पर आप खड़े हैं, उस पूरे ग्रह पर आप इकलौते इंसान हैं। कैसा लगेगा आपको ये जानकर कि आप अकेले हो? कई सवाल उठेंगे आपके मन में कि आखिर आप इस ग्रह पर पहुंचे कैसे? तो स्वागत है आपका फर्मी पैराडॉक्स में। अब जरा इसे इंसानों के नजरिए से देखें। एक गैलेक्सी में जो अरबों सितारों से भरी हुई है और हर सितारे के आसपास संभावित ऐसी दुनियाएं हैं, ऐसे ग्रह हैं जहां पर जीवन फल फूल सकता है, लेकिन फिर भी आज तक हमें इस ब्रह्मांड में किसी बुद्धिमान सभ्यता के होने के संकेत नहीं मिले। और यही सवाल वैज्ञानिकों और स्पेस एंथुसियास्ट को दशकों से परेशान कर रहा है। अगर ब्रह्मांड इतना विशाल और पुराना है, तो बाकी सब लोग कहाँ हैं? क्या हम इस अनंत ब्रह्मांड में कहीं अकेले तो नहीं हैं?
आज की इस वीडियो में हम फर्मी पैराडॉक्स के कुछ डरावने और दिमाग घुमा देने वाले सॉल्यूशंस पर चर्चा करेंगे। कुछ थियरीज कहती हैं कि हम एक विशाल कॉस्मिक जू में रहते हैं। कुछ कहते हैं कि ग्रेट फिल्टर नाम की कोई चीज होती है जो सभ्यताओं को रोक कर रखती है। हर एक सॉल्यूशन इस यूनिवर्स में हमारी प्रेजेंस को घोस्टली और डरावना बना देता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जहां से शायद वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा, लेकिन डरना बिल्कुल मना है। द स्केल ऑफ यूनिवर्स और फर्मी का बड़ा सवाल। फर्मी पैराडॉक्स को सही तरीके से समझने के लिए हमें अपने ब्रह्मांड के विशाल आकार को समझना होगा। जरा सोच के देखिए कि सिर्फ हमारी मिल्की वे का आकार ही 1,00,000 लाइट ईयर्स का है। इसके भीतर 100 अरब के लगभग तारे हैं जिनके पास एक पोटेंशियल प्लेनेट होगा। और अब इस नंबर को एस्टिमेटेड 2 ट्रिलियन गैलेक्सी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में फैली हुई हैं, और हमें मिलेंगे काउंटलेस स्टार्स, अनगिनत ऐसे ग्रह जहां जीवन संभव हो सकता है। इसके अलावा इस यूनिवर्स के ट्रू स्केल को तो हम इमेजिन भी नहीं कर पाई हैं। इस माइंड बॉगलिंग डेटा को ध्यान में रखकर हम सोचें कि अगर इन सितारों का एक छोटा सा हिस्सा भी ग्रहों से घिरा हुआ है और इन ग्रहों का एक छोटा सा हिस्सा भी रहने लायक है, तो फिर इंटेलिजेंट लाइफ हर जगह होनी चाहिए। तो जब 1950s में फिजिसिस्ट एनरिको फर्मी ने अपना फेमस सवाल पूछा, तो वो कोई मजाक में पूछा गया सवाल नहीं था। उनका सवाल वेयर इज एवरीबॉडी एक ऐसी कैलकुलेशन पर आधारित था जिसे नकारा नहीं जा सकता और जो दिमाग को झकझोर कर रख देने वाला था। असली रहस्य तो इन सवालों में है। अगर इंटेलिजेंट लाइफ सच में पॉसिबल है, तो हमने अब तक किसी से संपर्क क्यों नहीं किया? हमने कोई रेडियो सिग्नल क्यों नहीं पकड़ा? कोई टेक्नोलॉजिकल एविडेंस क्यों नहीं देखा? या फिर हमें कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशन के ट्रेसेस क्यों नहीं मिले? इन सब बातों पर सोच विचार करने से तो ऐसा ही लगता है कि या तो इस विशाल ब्रह्मांड में हम बिल्कुल अकेले हैं, और या फिर कुछ ऐसा है जो दूसरी सभ्यताओं को हमसे संपर्क करने से रोक रहा है। आखिर वो क्या हो सकता है? इसका मतलब ये हो सकता है कि या तो हम इस ब्रह्मांड के सबसे पहले इंटेलिजेंट सिविलाइजेशंस में से एक हैं, एक कॉस्मिक रेयरिटी, और या फिर इंटेलिजेंट लाइफ इस यूनिवर्स में एक आम चीज है, लेकिन वो छिप रहे हैं किसी डरावनी वजह से। हर सभ्यता अपना कदम रोक लेती है और वो दूसरी सभ्यताओं से संपर्क नहीं कर पाती। और ये सवाल सिर्फ कॉस्मिक क्यूरियोसिटी से जुड़ा हुआ नहीं है। अगर वास्तव में कुछ ऐसा है जो हमें या उन्हें रोक रहा है, तो ये हमारे खुद के फ्यूचर के लिए एक बड़ा खतरा हो सकता है। वैज्ञानिक इसे द ग्रेट साइलेंस कहते हैं, एक ऐसा डरावना शब्द जो ब्रह्मांड की उस चुप्पी को समेटे हुए है जहां हम सिग्नल्स, खोजों और जीवन के निशान खोजे जाने की कल्पना करते हैं। ये साइलेंस हमें ये महसूस करवाती है कि जैसे ब्रह्मांड ही हमसे एक सच्चाई छिपाने का प्रयास कर रहा हो। तो इसकी क्या वजह हो सकती है? क्या कोई बाउंड्री है जो इतनी एडवांस है कि हम उसे पहचान नहीं पा रहे? या शायद कोई नियम है जिसे तोड़ने की कोई हिम्मत नहीं करता? जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हम कुछ ऐसी ही थियरीज को देखेंगे जो हमें अपनी जटिलताओं में उलझाकर डरा देंगी। हर पैराडॉक्स का आंसर उतना ही विशाल और जटिल है जितना कि ये ब्रह्मांड है, और इसमें से हर एक हमारे ब्रह्मांड को देखने का तरीका बदलने की क्षमता रखती है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे डरावनी थियरी, द ग्रेट फिल्टर से, जो बताती है कि एक हिडन बैरियर है जो इस यूनिवर्स में सभ्यताओं को रोक देता है, और ये एक्सप्लेन कर सकती है कि आखिर हम इतने खालीपन से क्यों घिरे पड़े हैं। द ग्रेट फिल्टर हाइपोथेसिस। द ग्रेट फिल्टर का सिद्धांत कहता है कि इस ब्रह्मांड में कोई न कोई ऐसा बैरियर है, शायद एक अदृश्य दीवार जैसा, जो सभ्यताओं को एडवांस स्टेज तक पहुंचने से रोकता है। और यहाँ पर जो सबसे भयावह बात है वो ये है कि हमें नहीं पता कि क्या हम पहले ही इस द ग्रेट फिल्टर से गुजर चुके हैं या फिर ये अभी हमारे इंतजार में है। द ग्रेट फिल्टर किसी भी समय एक सभ्यता के सफर में कहीं पर भी हो सकता है, जीवन के शुरुआती दौर से लेकर जटिल समाजों के विकास तक। कुछ वैज्ञानिक ये मानते हैं कि शायद ये फिल्टर हमारे पीछे है। मतलब यह है कि एक सिंपल लाइफ फॉर्म से निकलकर इंटेलिजेंट बनना ही एक रेयर सिचुएशन है। आखिरकार पृथ्वी अरबों सालों से अस्तित्व में है
लेकिन कॉम्प्लेक्स लाइफ यहाँ हाल ही में विकसित हुई है। इसका मतलब है कि हम बहुत लकी हैं कि हम शायद द ग्रेट फिल्टर को पार कर चुके हैं और आज यहाँ तक पहुँच पाए हैं। इस हिसाब से कुछ लोग समझते हैं कि इंटेलिजेंट होना ही वो सबसे बड़ा फिल्टर था, लेकिन यहाँ पर एक और डार्क पॉसिबिलिटी है। क्या हो अगर ग्रेट फिल्टर जस्ट हमारे सामने हो? जरा सोचिए, एडवांस सिविलाइजेशंस आपस में संपर्क करने से पहले खुद को ही नष्ट कर देती हैं। क्या हो अगर ग्रेट फिल्टर की ये डिफॉल्ट सेटिंग हो, सभ्यताओं का उन्नत होकर खुद ही नष्ट हो जाना? आज हम भी ऐसी ही तकनीकें विकसित कर रहे हैं जो पलक झपकते ही हमारी दुनिया को खत्म कर सकती हैं। न्यूक्लियर वेपन्स, क्लाइमेट चेंज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब द ग्रेट फिल्टर की सेंस में सभ्यताएं उन्नत तो हो जाती हैं, लेकिन कभी अगली स्टेज तक नहीं पहुंच पाती। कल्पना कीजिए उन अनगिनत सभ्यताओं की जो महानता की कगार पर पहुंचने के बाद भी गिर जाती हैं। युद्ध, एनवायरमेंटल कैटास्ट्रोफीज और यहाँ तक कि खुद के बनाए बायोलॉजिकल वेपन से वो सभ्यताएं खुद ही विलुप्त हो गई होंगी और अब तक उनके अस्तित्व के निशान भी मिट चुके होंगे। यही कारण हो सकता है कि हमें कुछ भी सुनाई नहीं देता, कोई ऐसा सिग्नल नहीं जो किसी इंटेलिजेंट एलियन सभ्यता ने भेजा हो। हमारे आसपास का ये चुप पड़ा ब्रह्मांड क्या पता एक बड़ा कब्रिस्तान हो उन सभ्यताओं का जो द ग्रेट फिल्टर को पार नहीं कर पाई। द ग्रेट फिल्टर हाइपोथेसिस का एक और डरावना पहलू ये भी है कि हो सकता है कि इंटेलिजेंट लाइफ इस यूनिवर्स में जन्म तो लेती है, लेकिन वो ज्यादा समय तक सरवाइव नहीं कर पाती, जिससे उन्हें इंटरस्टेलर ट्रेवलर बनने का समय ही नहीं मिल पाता। सोचिए अगर हम इस कॉस्मिक लैडर को चढ़ने में कामयाब हो जाएं, लेकिन अगर आसपास देखेंगे तो हमें खाली और अंधियारे से भरा अंतरिक्ष और इसमें तैरते हुए तारे के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन इससे पहले कि आप निराश हो जाएं, याद रखें कि शायद द ग्रेट फिल्टर हमारे पीछे हो सकता है, जिसका मतलब यह है कि शायद हमारी मानवता ने इन सब मुश्किलों को बहुत पहले ही पार कर लिया हो। फिर भी अगर ये हमारे सामने है तो हम एक यूनिवर्सल एंटिटी को चैलेंज कर रहे हैं। हमें सरवाइव करना ही होगा और एक दिन इस दीवार को हम पार कर झांक कर देखेंगे तो सच में वहां शायद कोई नहीं होगा, तो हम जान जाएंगे कि हम इस ब्रह्मांड में वाकई अकेले हैं। आखिरकार द ग्रेट फिल्टर एक वार्निंग और एक मिस्ट्री दोनों है। ये केवल जीवित रहने का सवाल नहीं है, बल्कि एक ऐसे ब्रह्मांड में अपने स्थान को जानने का सवाल है जहां इंटेलिजेंट लाइफ, जितना हमें पता है, शायद सब गायब हो चुके हैं। द ज़ू हाइपोथेसिस। एक पल के लिए सोचकर देखिए कि इस ब्रह्मांड में हम अकेले नहीं हैं। दरअसल इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म्स कहीं बाहर हैं जो हमें देख रही हैं, लेकिन दूर से। ये एक संभावना है जिसे ज़ू हाइपोथेसिस कहा जाता है। इसका मतलब है कि एडवांस एलियन सभ्यताएं तो मौजूद हैं, लेकिन उन्होंने सीक्रेट तरीके से हमें ऑब्जर्व करने का ऑप्शन चुना है, जैसे कि हम एक कॉस्मिक ज़ू में किसी जानवर की तरह हों। ये हाइपोथेसिस कुछ इस तरह से काम करता है। हो सकता है कि ये परग्रही जीव इतने एडवांस हों कि उनका हमारे साथ संपर्क करना हमारे नेचुरल एवोल्यूशन को डिस्टर्ब कर सकता है। इस वजह से वो हमसे छिपकर रहते हैं ताकि हम बिना किसी हस्तक्षेप के खुद को इवॉल्व कर पाएं। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में आराम से जी रहे होते हैं और हमें ये एहसास भी नहीं होता कि कोई इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म हमें शांति से देख रही है। वो हमारी एक्टिविटीज को मॉनिटर कर रहे हैं। ज़ू हाइपोथेसिस को मानने वाले लोग ये कहते हैं कि ये एक तरह का प्रोटेक्शन हो सकता है। जैसे हम जंगली जानवरों की प्रजातियों और उनके हैबिटेट्स को बचाने के लिए वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स बनाते हैं, वैसे ही ये सभ्यताएं हमें बचा रही होंगी। लेकिन इससे एक डरावना सवाल भी उठता है, क्या कुछ ऐसा भी होगा जो इन्हें अपना अस्तित्व दिखाने पर मजबूर कर देगा? कुछ लोग मानते हैं कि हमारे विकास में कोई महत्वपूर्ण कदम, जैसे कि फास्टर देन लाइट ट्रेवल की खोज करना या फिर हमारी अपनी धरती से बाहर संपर्क स्थापित करने की कोशिश, इन सभ्यताओं का ध्यान आकर्षित कर सकती है। वहीं कुछ लोग ये भी मानते हैं कि हो सकता है कि इस यूनिवर्स में कुछ ऐसे नियम हों जो ये सुनिश्चित करते हों कि जब तक कोई सभ्यता एक खास लेवल तक नहीं पहुंच जाती, तब तक वो किसी से संपर्क ही ना कर पाए। हमारे चारों ओर शांत ब्रह्मांड को एक बहुत बड़े और ना टूटने वाले शीशे की तरह सोचकर देखो।
जिसमें कई दुनियाएं न जाने कितने ही प्राणी छिपे हो सकते हैं। अगर जू हाइपोथेसिस सही है तो इसका एक मतलब तो यह है कि इस ब्रह्मांड में हम अकेले तो बिल्कुल भी नहीं हैं। हम बस ध्यान से देखे जा रहे हैं। शायद हम सबसे शक्तिशाली और सबसे उन्नत भी नहीं हैं। और अगर हमें देखने वाली सभ्यताएं सच में वहां पर हैं तो शायद एक दिन जब हम इस सर्टेन लेवल पर पहुंच जाएंगे तो हमें उनके साथ जुड़ने का मौका मिलेगा। लेकिन तब तक हम अनजान बने रहेंगे, एक अदृश्य और ब्रह्मांडीय प्रयोग का हिस्सा होते हुए भी। द सिमुलेशन थियरी। अब हम आ पहुंचे हैं फर्मी पैराडॉक्स के सबसे माइंड बेंडिंग कॉन्सेप्ट और एक्सप्लेनेशन पर। द सिमुलेशन थियरी ये विचार कहता है कि हमारा पूरा यूनिवर्स और इसमें जो भी चीजें मौजूद हैं, जैसे कि आप और मैं, हम सब एक सिमुलेशन रियलिटी का हिस्सा हो सकते हैं। एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स डिजिटल कंस्ट्रक्शन जिसे बहुत ही एडवांस सिविलाइजेशन के अलावा कोई और नहीं बना सकता। अगर हम फ्यूचर में एक ऐसी जगह पर पहुंच जाएं जहां हमारी टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस हो चुकी है कि हम पूरी दुनिया की एकदम डिटेल्ड सिमुलेशन बना सकते हैं, जिसमें कॉन्शियस बीइंग्स मौजूद होंगे जो जीते और मरते हैं, लेकिन उन्हें ये कभी एहसास नहीं होता कि उनके अस्तित्व की सच्चाई सिर्फ कंप्यूटर पर लिखा हुआ एक कोड है। अब इसी को एक बड़े स्केल पर सोचकर देखो, क्या हो अगर कोई दूसरी सभ्यता जो हमसे कहीं ज्यादा उन्नत हो, उसने एक ऐसा सिमुलेशन बनाया हो जो इतना परफेक्ट हो कि हम इस चीज में डिफरेंशिएट ही ना कर पाएं कि जिसे हम रियलिटी समझ रहे हैं असल में वो एक सिमुलेशन है। अगर ये थियरी सही है तो ये हमें समझा सकती है कि आखिर क्यों हम दूसरी सभ्यताओं का पता नहीं लगा पाए हैं जो हमसे ज्यादा उन्नत हों। हो सकता है कि हमें कुछ इस तरह से प्रोग्राम किया गया हो कि हम अपनी धरती के बाहर के जीवन का कभी कोई सबूत खोज ही न पाएं, ताकि सिमुलेशन की इंटीग्रिटी बनी रहे। इन उन्नत सभ्यताओं के लिए हम एक वैज्ञानिक प्रयोग, कोई एंटरटेनमेंट या शायद एक कला का हिस्सा हो सकते हैं। क्या हम किसी कॉस्मिक गेम के कैरेक्टर्स हैं जो इस सिमुलेशन के अंदर ही अपनी पूरी जिंदगी जिए जा रहे हैं, अपने अस्तित्व और असलियत से बेखबर रहते हुए? इस थ्योरी के कुछ समर्थकों का कहना है कि अगर हमारी तकनीक लगातार विकसित होती रहती है तो शायद हम इस सिमुलेशन में कोई ग्लिच या एनोमली का पता लगा पाएंगे। इसी सिमुलेशन में कुछ दरारें हो सकती हैं जो हमें सच्चाई का एहसास करवा सकती हैं। सिमुलेशन थियरी भी कई बड़े सवाल खड़े करती है। अगर हम वास्तव में एक सिमुलेशन में हैं तो इसका हमारे लिए क्या मतलब है? क्या सिर्फ ये एहसास हो जाना कि हम एक आर्टिफिशियल यूनिवर्स में रहते हैं, क्या ये हमारे लिए कुछ बदल देगा, या फिर हम इसके बाद भी बिल्कुल वैसे ही जीते रहेंगे जैसे पहले जीते आए हैं? तो इन सब खोजों और एडवांसमेंट का मतलब ही क्या रह जाएगा, ये जानते हुए कि हम तो सिर्फ किसी और के डिजाइन का हिस्सा भर हैं। ये एक ऐसी थियरी है जो आंसर से ज्यादा सवाल खड़े कर देती है, और आखिरकार ऐसा भी हो सकता है कि जो रियलिटी हमें अब तक समझ आती है वो शायद कुछ ऐसा हो जिसकी हमने कभी कल्पना ही नहीं की। द डार्क फॉरेस्ट थियरी। अब तैयार हो जाइए फर्मी पैराडॉक्स के शायद सबसे डरावने सॉल्यूशन के लिए, द डार्क फॉरेस्ट थियरी। ये थियरी जिसे साइंस फिक्शन राइटर लियो एक्जिन ने पॉपुलराइज किया, ये कहती है कि हमारा ब्रह्मांड एक अंधेरे खतरनाक जंगल की तरह है। इस जंगल में हर एक सभ्यता एक चुप्पी साधे शिकारी की तरह होती है जो छिपकर सब कुछ देखती है, क्योंकि अपनी खुद की एग्जिस्टेंस या मौजूदगी को उजागर करना उनके लिए ये उनकी मौत का कारण भी बन सकता है। सोचिए एक ऐसा घना जंगल जहां हर छांव में शिकारी छिपे बैठे हैं। इस जंगल में जीव तभी जीवित बचे रहते हैं जब तक वो चुप रहते हैं, अदृश्य और छिपे रहते हैं। हमारा ब्रह्मांड भी इसी जंगल के समान है। अगर कोई सभ्यता अपने होने का संकेत देती है तो ये किसी आक्रमणकारी उन्नत प्रजाति का ध्यान आकर्षित कर सकती है जो उन्हें एक खतरे के रूप में देखेगा। इस कॉन्टेक्स्ट में चुप्पी सिर्फ एक ऑप्शन नहीं है, बल्कि ये एक सर्वाइवल स्ट्रेटेजी भी है। डार्क फॉरेस्ट थियरी का सबसे डरावना पहलू ये है कि इस ब्रह्मांड में उन्नत सभ्यताओं की कमी नहीं है, लेकिन अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए वो सब चुप हैं। वो जानते हैं कि संपर्क करने से वो किसी आदमखोर सभ्यता की नजरों में आ सकते हैं, या फिर ऊर्जा की भूखी बैठी सभ्यताएं
उन्हें नष्ट कर देंगी। और शायद वो हमारे बारे में भी जानते हैं, वो हमें देख रहे हैं, ये देखने के लिए कि क्या हम अपनी मौजूदगी उजागर करने की घातक गलती करेंगे या नहीं। तो जैसे ही हम अपने संदेशों को ब्रह्मांड में भेजते हैं इस उम्मीद में कि हमें कोई जवाब देगा, तो हम शायद खुद को एक ऐसे डरावने खतरे के सामने लाकर खड़ा कर रहे हैं जिसकी शायद हमें समझ भी नहीं है। डार्क फॉरेस्ट में सर्वाइवल का मतलब है शांत और चुप रहना। तो क्या हम कोई बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं? क्या हमें चुप रहकर दूसरी सभ्यताओं की नकल करनी चाहिए? ये वाकई डराने वाला है। कंक्लूजन, हमने फर्मी पैराडॉक्स के पीछे कुछ सबसे दिलचस्प और अनसेटलिंग थियरीज का पता लगाया। इस रहस्य के बारे में कि हमारा ब्रह्मांड इतना शांत क्यों है, क्योंकि जीवन के लिए यहाँ अपार संभावनाएं मौजूद हैं। ग्रेट फिल्टर की डरावनी संभावनाओं से लेकर डार्क फॉरेस्ट की हॉन्टिंग साइलेंस तक, हर थियरी ये संकेत देती है कि ब्रह्मांड में शायद हमारी कल्पना से भी ज्यादा कुछ छिपा हुआ हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एक आखिरी आइडिया और है जिसे हमें जरूर कंसिडर करना चाहिए। हमें अभी तक इस यूनिवर्स में कोई इसलिए भी नहीं मिला है क्योंकि शायद हम अभी भी शुरुआती फेज में ही हैं। कॉस्मिक स्केल को एक्सप्लोर करने के लिए शायद मानवता अभी बहुत शुरुआती मुकाम पर है। हम एक ऐसी युवा सभ्यता हैं जो ब्रह्मांड के रहस्यों की सतह को भी नहीं छुपाए हैं। अगर वहाँ बाहर कोई सभ्यता है तो हो सकता है कि ये केवल और केवल समय की बात हो। इससे पहले ना तो हम उन्हें खोज पाएंगे और ना वो हमें खोज पाएंगी। फर्मी पैराडॉक्स का ये रहस्य हमें कई अनजाने खतरों से हमारा सामना करवाता है। ये हमें याद दिलाता है कि शायद हमारी सबसे बड़ी खोज अभी हमारे सामने है, बस हमारे जाने पहचाने संसार की सीमाओं के पार। तो क्या हम अकेले हैं या फिर कुछ ऐसा है जो अभी तक सामने आना बाकी है? जीवन हमारे सौरमंडल में मौजूद शायद सबसे विचित्र चीज, जिसका जीता जागता उदाहरण मैं, आप और हम खुद हैं। इसे हम किसी एक खास तरीके से डिफाइन तो नहीं कर सकते क्योंकि हमारा विज्ञान डेटा को आधार मानकर काम करता है और शायद हमें ये लगता है कि इस ब्रह्मांड में हम इकलौते हैं। जीवन को संजोए रखने का सारा काम हमारी पृथ्वी के जिम्मे आया है। यहाँ से जीवन ने अपनी शुरुआत की, शायद एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से, और आज हम अपने आसपास न जाने कितने ही प्रकार का जीवन देख पाते हैं। कभी कभी हम जीवन को कॉन्शियसनेस से जोड़कर देखते हैं कि जीवन अपने आसपास होने वाली घटनाओं से अवेयर होता है, लेकिन अवेयरनेस हमें अपनी समझ यानी कि इंटेलिजेंस से आती है। तो क्या हम ये मान लें कि जीवन इंटेलिजेंस की वजह से है? नहीं, ऐसा हम नहीं कह सकते, पर इसमें कुछ सच्चाई तो जरूर है। इंटेलिजेंस की वजह से ही जीवन अपने आप को बचाए रखता है, खुद के सर्वाइवल के लिए, खुद की एग्जिस्टेंस के लिए लड़ता है, एनवायरनमेंट में खुद को ढालने का प्रयास करता है, और यही तो इंटेलिजेंस है। लेकिन जीवन का सोर्स ये नहीं है। लेकिन कोई भी लाइफ फॉर्म आखिर कितनी इंटेलिजेंट हो सकती है? उदाहरण के लिए अगर हम अपनी बात करें तो आज भी हम यूनिवर्स के फंडामेंटल्स को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो आखिर आज हम इंसान इंटेलिजेंस के किस लेवल पर हैं? क्या हमसे भी इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है? और अगर हाँ, तो अगर हम उतने इंटेलिजेंट हो जाते हैं तो हम क्या कुछ कर पाएंगे? यही जानेंगे आज की इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शशि और आज हम इस यूनिवर्स की सबसे इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन के बारे में जानेंगे। तो सिविलाइजेशन की इंटेलिजेंस या एडवांसमेंट को मापने के लिए हम इंसान एक खास स्केल का यूज करते हैं जिसे कार्डाशेव स्केल कहा जाता है। इस स्केल को बनाने वाले थे निकोलाई कार्डाशेव, जो अपने दशक के महानतम रेडियो एस्ट्रोनॉमर्स और एस्ट्रोफिजिसिस्ट में से एक थे। निकोलाई की बात करें तो बचपन से ही उनकी दिलचस्पी एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स के विषयों में हो गई थी। 1995 में उन्होंने मेहनत से इन्हीं विषयों में अपनी डॉक्टरेट यानी कि पीएचडी की पढ़ाई पूरी की और उन्होंने एक एकेडमिक पेपर पब्लिश किया जिसमें उन्होंने एलियन सिविलाइजेशन को उनकी इंटेलिजेंस और एडवांसमेंट के बेसिस पर रैंक किया और अपने नाम से एक स्केल बनाया। उनके साथ काम करने वाले एस्ट्रोनॉमर्स निकोलाई कार्डाशेव के इस आइडिया से काफी प्रभावित हुए और उन्होंने कार्डाशेव के स्केल को और भी ज्यादा एक्सपेंड कर दिया। एक्सपेंड इसलिए क्योंकि शुरुआत में निकोलाई कार्डाशेव ने
अपने स्केल को कुल 3 टाइप की सिविलाइजेशन के लिए ही सीमित रखा था। आपको जानकर हैरानी होगी कि निकोलाई के स्केल को एक्सपैंड करने वाले लोगों में फेमस अमेरिकन साइंस राइटर कार्ल सेगन भी शामिल थे। तो निकोलाई कार्डाशेव ने अपने स्केल पर सिविलाइजेशंस को उनकी टेक्नोलॉजी और एनर्जी कंजप्शंस के आधार पर बांटा था। जितनी ज्यादा एनर्जी कोई सिविलाइजेशन यूज करती है, वो उतनी ही एनर्जी को हार्नेस करके किसी प्रोडक्टिव काम में लगा सकती है, वो उतनी ही एडवांस टेक्नोलॉजी को रन कर सकती है और उतने ही पावरफुल सिग्नल्स जनरेट भी कर सकती है। जिसका मतलब ये है कि हम उन पावरफुल सिग्नल्स को डिटेक्ट करके उन सिविलाइजेशंस को ट्रैक कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। मान लो अगर आप किसी वीरान आइलैंड पर फंस जाते हो, तो अगर आप वहां पर आग जलाओगे यानी कि कोई सिग्नल प्रोड्यूस करोगे, तो चांसेस काफी ज्यादा हैं कि कोई प्लेन या शिप आपको देख लेगा और आपको रेस्क्यू कर लिया जाएगा। लेकिन अब इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक फ्लेयर गन है, वो आसमान में जाएगा और दूर तक आप अपने सिग्नल को पहुंचा पाओगे। तो अगर आपके पास एक पावरफुल सिग्नल पहुंचाने की ताकत है, तो आपको जल्द ही कोई खोज लेगा। एलियन सिविलाइजेशंस के केस में भी सेम यही कॉन्सेप्ट हम अप्लाई कर सकते हैं। पावरफुल रेडियो सिग्नल्स भी उसी फ्लेयर गन की तरह काम करते हैं। हम भी रेडियो सिग्नल्स को डिटेक्ट करने में कैपेबल हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि जो सभ्यता जितनी ज्यादा एडवांस होगी, वो इस यूनिवर्स में उतनी ही दूर तक अपने होने के सबूत यानी कि सिग्नल्स भेजने में कैपेबल होगी। तो निकोलाई कार्डाशेव ने सिविलाइजेशंस को कुछ इस तरह से रैंक किया है। सबसे पहले टाइप 1 सिविलाइजेशन, जिसे प्लेनेटरी सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, जिसका मतलब ये है कि ये सभ्यता सिर्फ अपने ग्रह से ही एनर्जी ले पाती है, या फिर वो एनर्जी जो उस ग्रह तक पहुंचती है, जैसे कि सनलाइट और दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जीज जो सभ्यता खुद जनरेट कर सकती है, जैसे कि थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो पावर और इसके अलावा भी कई प्रकार की एनर्जीज। ये सभ्यता कुछ आपको हमारी इंसानी सभ्यता जैसी लग रही होगी, लेकिन नहीं, असल में हम पूरी तरह से एक प्लेनेटरी सिविलाइजेशन भी नहीं बन पाए हैं। अमेरिकन साइंस राइटर कार्ल सेगन ने हमें 0.7 पर रैंक किया है और अभी के वन ऑफ द बेस्ट थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट मिचियो काकू का कहना है कि इंसानों ने अभी पृथ्वी पर फुल कंट्रोल नहीं किया है। पृथ्वी के अनेकों एलिमेंट्स पर अभी हमारा कंट्रोल नहीं है। समुद्र अभी भी हमारे लिए रहस्य बने हुए हैं। हम वॉल्केनोज और अर्थक्वेक्स को कंट्रोल नहीं कर पाए हैं। तो अभी हमें बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ करना है। मौसम की मार आज भी हमें अरबों रुपए का नुकसान झेलने पर मजबूर कर देती है और हम इंसान तो अभी इन चीजों को सही ढंग से प्रिडिक्ट भी नहीं कर पाते। कंट्रोल करना तो बहुत दूर की बात है। इसलिए हमारी रैंकिंग अभी इस स्केल पर 0.7 ही है, जो कि पूरी तरह से जस्टिफाइड है। वैज्ञानिकों का मानना है कि जिस स्पीड से हम तरक्की कर रहे हैं, आने वाले 100 से 200 सालों में हम टाइप 1 तक पहुंच सकते हैं। इसके बाद हम अपने ग्रह और सूरज से मिलने वाली एनर्जी को हार्नेस कर पाएंगे। इसके बाद कार्डाशेव स्केल पर है टाइप 2 सिविलाइजेशन, जिसमें सभ्यता अपनी एनर्जी नीड्स को पूरा करने के लिए अपने होम प्लेनेट से बाहर का रुख करेगी और इसी वजह से इसे इंटरप्लेनेटरी सिविलाइजेशन कहा गया है। एनर्जी कंजप्शन की बात करें तो टाइप 2 सिविलाइजेशन टाइप 1 के मुकाबले करीब 10 अरब गुना ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगी, जिसकी कैलकुलेशन कार्ल सेगन ने खुद की थी, जिसमें वो सभ्यता सूरज की टोटल एनर्जी को हार्नेस करने के काबिल होगी। जी हाँ, टोटल एनर्जी, और उसे अचीव किया जाएगा डायसन स्फीयर जैसे कॉन्सेप्ट से। ये सभ्यता इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी की एक मिसाल होगी। हम इस सभ्यता द्वारा यूज की जाने वाली एडवांस टेक्नोलॉजी की तो बात ही नहीं कर रहे। हम जिस स्केल की बात कर रहे हैं वो इन सब चीजों से काफी ज्यादा बड़ा है। ये सभ्यता आपको किसी एडवांस एलियन सिविलाइजेशन की तरह लग सकती है, जिन्हें टिपिकली हमारी साइंस फिक्शन मूवीज में दिखाया जाता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि ये होस्ट स्टार की सारी एनर्जी को यूज करने का बेस्ट पॉसिबल तरीका डायसन स्फीयर यूज करते होंगे। फिलहाल अभी तक तो हमने अपने टेलीस्कोप से या अपनी दूरबीन से ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर नहीं देखा है, और अगर हमें ऐसा कुछ मिलता है तो फॉर श्योर वो कोई टाइप 2 सिविलाइजेशन का घर है, और हमें उस लेवल तक पहुंचने के लिए अभी 2000 सालों तक मेहनत करनी होगी। देशों की बाउंड्रीज से ऊपर उठकर सोचना होगा, वरना 2000 सालों में हम अपने ही कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से खुद को ही खत्म कर लेंगे। तो फिर टाइप 3 तक पहुंचने में हमें कितना समय लगेगा? पूरे 1000 दशक, यानी कि 1 लाख साल, जिसके बाद हम ऐसी सभ्यता बन जाएंगे जो कि गैलेक्सीज को मास्टर कर चुकी है।
दूसरी गैलेक्सीज तक अपनी आसानी से पहुंच बना सकती है। हालांकि ये कहना मुश्किल होगा कि तब तक हम इंसान जिंदा भी होंगे या नहीं। जहां पर आज हम एआई की बात करते हैं, तो जरा सोचिए कि 1 लाख साल बाद एआई किस लेवल पर होगा। यह हो सकता है कि हम इंसान रोबोट्स और एआई को डायसन स्फीयर जैसे मेगा स्ट्रक्चर बनाने में लगा दें। हम स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर रहे होंगे, हम गैलेक्सीज और उनकी पूरी एनर्जी को यूज कर रहे होंगे, और ये भी हो सकता है कि हम स्टार ट्रैक की तरह वार्प ड्राइव से ट्रेवल करें, या फिर वर्म होल टेलीपोर्टेशन हमारे लिए एक आम बात बन जाए। ये भी हो सकता है कि आप मैगी खाने के लिए एंड्रोमेडा गैलेक्सी में अपनी फेवरेट दुकान पर जाएं। कुछ भी हो सकता है। खैर, अभी हम सिर्फ टाइप 1 से नीचे के स्केल पर हैं, तो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि एडवांस सिविलाइजेशन किस तरह की टेक्नोलॉजी यूज करती होंगी। हो सकता है कि वो ब्लैक होल से एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर सकते हों। ये भी पॉसिबल है कि वो मॉलिक्यूल्स और एटम्स को मैनिपुलेट करके नए एलिमेंट्स बना पाएं, और वो भी आउट ऑफ नथिंग से। और अगर ऐसी कोई पावरफुल सोसाइटी एग्जिस्ट करती है, तो हमें दुआ करनी चाहिए कि हम गलती से भी उनके संपर्क में ना आ जाएं, क्योंकि हम उनके सामने किसी कीड़े मकोड़े से ज्यादा नहीं होंगे। कार्डाशेव ने बस इन्हीं 3 लेवल्स तक स्केल पर एडवांस सिविलाइजेशन को रैंक किया था, और उन्हें लगा कि इसे आगे एक्सपेंड नहीं किया जा सकता। लेकिन दूसरे साइंस एंथुसियास्ट को इससे परे भी संभावनाएं दिखाई देने लगी। वो यहाँ तक नहीं रुके और उन्होंने स्केल को दोगुना कर दिया, यानी कि इसमें 3 लेवल्स और ऐड कर दिए। अब इस नए स्केल में टाइप 4 सिविलाइजेशन इतनी पावरफुल है कि वो पूरे यूनिवर्स की एनर्जी को कैसे भी अपनी मर्जी से यूज कर सकती है। उन्हें किसी एक ग्रह पर रहने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो ब्लैक होल को भी रहने लायक बना चुके हैं। उनका कंट्रोल इस यूनिवर्स की हर एक डायमेंशन पर है, और जिस स्केल पर वो एनर्जी को यूज कर रहे हैं, उसे इमेजिन करना भी हमारे बस की बात नहीं है। टाइप 4 सिविलाइजेशन इतनी ज्यादा एडवांस होगी कि वो फिजिक्स के सारे लॉज को जानती होगी। वो स्पेस के हर एक शॉर्टकट लॉज के लूप होल्स का यूज कर रही होगी। वो उन लॉज को भी यूज कर रहे होंगे जो अभी तक हमने खोजे भी नहीं है। तो अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि टाइप 5 और टाइप 6 के लिए तो कुछ बचा ही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके बाद आएगी सुपर एडवांस टाइप 5 सिविलाइजेशन, जो सिर्फ एक यूनिवर्स पर नहीं बल्कि मल्टीपल यूनिवर्सेस पर राज कर रही होगी। कौन कहता है कि यूनिवर्स सिर्फ एक ही है? मल्टीवर्स को डोमिनेट करने वाली ये सिविलाइजेशन हमारी इमेजिनेशन से भी परे है। और अगर बात करें सुपर एडवांस टाइप 6 सिविलाइजेशन की, तो वो इस यूनिवर्स और मल्टीवर्स से कहीं ऊपर की चीज है। वो एनर्जी के बारे में सोचते ही नहीं होंगे, क्योंकि वो खुद इतने एडवांस हैं कि वो अपनी मर्जी से जितने मर्जी यूनिवर्सेस को क्रिएट कर सकती हैं। वो इस यूनिवर्स के नहीं बल्कि स्पेस टाइम के मास्टर हैं। वो किसी देवता की तरह होंगे जो अंतरिक्ष, डायमेंशंस, एनर्जी और समय से भी परे होंगे। एक पॉइंट पर जाकर वो पूरी सिविलाइजेशन एक सुप्रीम सिंगल एंटिटी के रूप में काम कर रही होगी, किसी दिव्य दिमाग की तरह जो इस जहां की सारी एग्जिस्टेंस को कंट्रोल कर रहे होंगे। इसके अलावा सिर्फ वही जानते हैं कि उनसे ऊपर और कौन कौन है। हम धरतीवासी तो उस कॉन्सेप्ट पर पहुंच भी नहीं सकते कि उनके जीने का पर्पस क्या होगा। क्या वो हमारे जैसी लाइफ का ही हिस्सा होंगे, या फिर उनकी जिंदगी की डेफिनेशन एकदम अलग होगी? ऐसे कई सवाल हैं जो अभी भी हमारा माइंड प्रोसेस ही नहीं कर पाएगा। हालांकि ये हमारे लिए कोई बैड न्यूज नहीं है। हम भी इसी रेस में लगे हुए हैं, और हमें बस अपने आप को इस स्केल पर आगे बढ़ाते जाना है। निकोलाई कार्डाशेव ने अपने स्केल में हमारी सिविलाइजेशन को ही एक स्टार्टिंग पॉइंट माना है। यानी ऐसी भी सिविलाइजेशन इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर सकती है जो कि इस स्केल पर नेगेटिव में रैंक कर रही होंगी। तो हमारी पोजीशन इतनी भी बेकार नहीं है। बस हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना है और पूरी मानव जाति को ध्यान में रखते हुए काम करना है। वैज्ञानिकों का मानना है कि हर बार जब हम इंसान अपनी टोटल एनर्जी सप्लाई को 1/4 तक बढ़ा लेते हैं, तो कार्डाशेव स्केल पर हम 0.01% और आगे बढ़ जाते हैं। और मानव सभ्यता हर 5 साल में इस माइलस्टोन को अचीव कर रही है। ये कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट या फिर बहुत बड़ा जंप तो नहीं है, लेकिन हम फिर भी धीरे धीरे आगे पहुंच तो रहे हैं। टाइप 1 तक पहुंचने में हमें अपने आप को नेचुरल और रिन्यूएबल एनर्जी में मास्टर करना होगा। नए एनर्जी रिसोर्सेज को खोजना होगा। हर बार जब हम अपनी एनर्जी नीड्स के लिए एक नया पावर सोर्स खोजेंगे, हम प्लेनेटरी सिविलाइजेशन बनने के और करीब पहुंच जाएंगे।
भविष्य में अगर कभी भी हमारी सभ्यता टाइप 6 तक पहुंचती है तो हम इस यूनिवर्स में सिर्फ जीने के लिए नहीं बल्कि इसे चलाने और कंट्रोल करने के लिए काम करेंगे। और तब शायद हमारी भावी पीढ़ियां वो कर रही होंगी जिसे आज हमारा दिमाग सोच भी नहीं पा रहा है। दोस्तों, इस पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और दोस्तों में शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, जल्द मिलेंगे ऐसे ही एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, बी हैप्पी। नमस्कार।